हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेकर आया हूं साइंस के प्रीवियस ईयर सवाल, जो कि रेलवे के द्वारा पिछले 10 सालों में जितने भी पूछा गया सवाल, वो सारे सवाल हम लोग प्रैक्टिस के रूप में देख रहे हैं। यहाँ आज के महामैराथन क्लास में लगभग हम लोग 600 सवाल देखेंगे। बहुत सारे कंटेंट यहाँ से मिलेगी, क्योंकि आरपीएफ की एग्जाम शुरू हो चुकी है और एनटीपीसी की आने वाली है। बहुत सारे कंटेंट यहाँ से मिलेगी, तो प्लीज अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। बहुत सारे यहाँ से झोली भर के कंटेंट मिलेगी। पहला सवाल है कि जिस सामग्री हम लोग प्रकाश चैप्टर का पहला चैप्टर जो है प्रकाश, उसी से संबंधित देख रहे हैं। पहला, जिस सामग्री से रोशनी पारित होती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसे ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया, ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो याद रखना 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। अगला सवाल है कि प्रकाश तरंगे क्या होती है? तो याद रखना, प्रकाश तरंगे एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। नेक्स्ट आता है कि प्रकाश सबसे तेज गति से कब कहाँ यात्रा करती है? तो याद रखना, वैक्यूम यानी निर्वात में, जहां मतलब हवा ना हो वहां प्रकाश सबसे ज्यादा स्पीड रहती है, ठीक है। एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल है कि भारत का क्वांटम सिद्धांत प्रदान किया किसने? तो यार ना प्रकाश का भारत पर दिया। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यार ना मैक्स प्लांक ने। बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल है, टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल। 600 सवाल लेके आया हूँ। ऐसे ही प्रीवियस ईयर सवाल कहीं ना कहीं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन आरपीएफ रेलवे, जहां कहीं भी सवाल है साइंस से संबंधित, वो सारे सवाल अब तक जितने भी पूछा गया वो सारे सवाल जरूर जुड़े रहिएगा अंत तक। समय बहुत कम है, एग्जाम हो रही है, तो प्लीज जुड़े रहिएगा। रंग का विचलन कोण सबसे कम किसका होता है? सबसे कम विचलन कोण किसका होता है? तो याद रखना, लाल का, और सबसे ज्यादा बैगनी का। अगला सवाल है कि प्रकाश का एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? याद रखना, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखना है, और ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग, तो यह कौन साबित करता है? याद रखना, ध्रुवीकरण, ठीक है। पोलराइजेशन जो ध्रुवीकरण होती है, इसी से पता चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। यह ध्रुवीकरण के कारण होती है। आरआरबी एनटीपीसी और सीजीएल में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में विभाजित कौन कर देता है? तो यार ना, प्रिज्म जो है वह सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में विभाजित कर देता है। नेक्स्ट सवाल, प्रकाश द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित रंग जो है वह कैसे होता है? तो यार ना, सफेद व्हाइट कलर का होता है। अगला सवाल, ऐसी वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उसे क्या कहते हैं? तो यार ना, अप्रदीप्त। जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, जैसे लकड़ी हो गया और कागज हो गया, ये सारे जो है ईंट हो गया, पत्थर, मिट्टी, ये सारे कहीं न तो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, इसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। याद रखना है, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल है कि वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित कर देता है उसे क्या कहा जाता है? तो यार ना, उसे चमकदार वस्तु कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि हरे घास का रंग हरा दिखाई देता है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, किसके कारण? तो याद रखना, हरे रंग जो है प्रकाश की वापस हमारी आंखों में परावर्तित कर देती है, इसीलिए हमें घास जो है हरा दिखाई देता है। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है? तो यार ना, हरी पत्तियों का पौधा जो है लाल रोशनी में देखने पर काला दिखाई देता है। एसएससी सीपीओ में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है कि किस साल में ओले ओमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो यार ना, ओले ओमर ने प्रकाश की गति को सर्वप्रथम 1676 में मापा था। बहुत शानदार सवाल है, याद रखना, 1676 में सर्वप्रथम ओले रोमर ने प्रकाश की स्पीड को, गति को मापन किया था, ठीक है। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट है कि तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं, क्यों? बहुत शानदार सवाल है, बेसिक नॉलेज है यहाँ। तो याद रखना, वे पृथ्वी के करीब है, तारे पृथ्वी के करीब है, इसलिए उनमें अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में ये छोटे मोटे परिवर्तित होते रहते हैं, वे नजर नहीं आते हैं। कौन? तो याद रखना, ग्रह, ठीक है। अगला सवाल है कि सूर्य की रोशनी में हमें हरे रंग का दिखाई देने वाले कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने वाले काले रंग का दिखाई देना शुरू कर देता है, क्यों? तो याद रखना, कपड़ा जो लाल रंग है उसका तरंग आयाम पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, इसीलिए वह काले दिखाई देता है। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। नेक्स्ट आता है कि अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री का आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो यार ना, काला रंग दिखाई देता है। एनटीपीसी
ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल है कि वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद सूर्य दिखने के कारण किसे जिम्मेदार ठहरा गया? तो याद रखना वायुमंडलीय अपवर्तन। ये बहुत शानदार सवाल है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यह दिखाई देता है। ठीक है, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट आते हैं, गली के पीले लाइट में क्या प्रयोग किया जाता है? तो यार ना, गली के पीले लाइट में सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पीला दिखे, मतलब वो पता चल जाए कि पीला। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हवा में प्रकाश की चाल कैसी होती है? तो यार 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आरआरबी जेईई में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने ठीक है, परावर्तित करने पर क्षमता को व्यक्त करें। किसी माध्यम के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को व्यक्त किया जाता है, उसे प्रकाश घनत्व कहा जाता है। बहुत ही शानदार सवाल। अब हम लोग आते हैं दूसरा चैप्टर, प्रकाश की प्रकीर्णन से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं और बने गए हैं वो सारे सवाल। टिंडन प्रभाव प्रकाश से कैसे संबंधित है? यार ना, प्रकीर्णन के आधार पर संबंधित है। एनटीपीसी 2017 में पूछा गया सवाल। अगला सवाल है, बादलों का रंग सफेद कैसे दिखता है? तो यार ना, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण है। बहुत शानदार सवाल, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। सूर्य उदय और अस्त के समय लाल प्रकीर्णन किसके कारण होती है? तो यार ना, प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। बहुत ही बड़ा सवाल है, याद रखना है। सूर्य उदय के समय और अस्त के समय जो है लाल दिखाई देता है, वह प्रकीर्णन के कारण। अगला सवाल है कि प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण उसके प्रकीर्णन से जो उत्पन्न चमक प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो यार उसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। आरआरबी एसएसई में पूछा गया सवाल है। तीसरा चैप्टर हम लोग आते हैं, प्रकाश का परावर्तन से संबंधित सवाल। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित की घटना घटित हो जाती है, उसे रेगुलर यानी नियमित कहा जाता है। एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। इसी चैप्टर का एक पार्ट है समतल दर्पण के परावर्तन, इससे संबंधित सवाल देखेंगे। एक समतल दर्पण की छवि कैसी होती है? यार ना, आभासी और पार्श्व उल्टी होती है। एक समतल दर्पण की छवि क्या होती है? यार ना, है आभासी और पार्श्व उल्टा होता है। अगला सवाल है कि दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा बिंब के आकार के समान कहाँ होती है? तो यार रखना है समतल दर्पण में। बहुत ही शानदार सवाल है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है, जो वह उसकी प्रतिबिंब का साइज जो है वह बिंब का साइज ही रहती है, याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। अब हम लोग आते हैं गोलीय दर्पण के से परावर्तन से संबंधित सवाल। एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में 20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य की सत्य होने की क्या संभावना है? तो याद रखना है, अगर एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में 20 सेंटीमीटर फोकस की लंबाई है, यानी दोनों अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अगला सवाल है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई क्या हो जाएगा? तो उसकी वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है फोकस दूरी, याद रखना है। r बराबर f/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, तो याद रखना है यह जो हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आप अगर वाहन चला रहे हैं तो वाहन के जो साइड मिरर है ना, जो पीछे वाले दृश्य हम लोग देखते हैं, साइड वाले जो शीशा है वह उत्तल दर्पण का बना होता है, याद रखना। यह वाहनों की रिव्यू मिरर में इस्तेमाल किया जाता है ताकि वस्तु जो है छोटा दिखे और साफ साफ टोटल दिख जाए। अगला सवाल, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? तो याद रखना है यह खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग होती है। एलपी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल है कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? तो यार उसे फोकस कहा जाता है। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल है कि दर्पण की प्रतिबिंब सतह कहाँ स्थित होती है? यार रखना पोल में स्थित होती है। दर्पण की प्रतिबिंबित सतह जो है वह पोल में स्थित है। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल है कि एक दर्पण की वक्रता की फोकस लंबाई उसकी त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो यार ना, अभी हम जस्ट बताए थे त्रिज्या बराबर 2f, यानी त्रिज्या बराबर 2f यानी फोकस दूरी बराबर r/2, याद रखना है r/2। अगला सवाल, एक अभिसरण दर्पण क्या कहलाता है? तो यार ना, अभिसरण दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। शानदार आंसर क्वेश्चन है। अगला सवाल,
दर्पण समीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो याद रखना सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव में मापा जाना चाहिए, ये कथन सही बता रहा है। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f है, इसको एक द्रव में डुबाया जाता है, तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या हो जाएगा? तो याद रखना है अगर म्यू बराबर 4/3 तो 4/3 f हो जाएगी राइट आंसर। एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट आते हैं कि एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय है, उसे क्या कहते हैं? अंदर की ओर अगर धंसा हो तो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। अगला सवाल है कि गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो यार रखना गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को पोल यानी ध्रुव कहा जाता है। एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल। अगला सवाल है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण कौन सा है? तो यार ना छवि अगर छोटा है तो उत्तल दर्पण कहलाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला सवाल है कि गोलीय दर्पण की अवधारणा कैसी होती है? तो यार ना प्रकाश का परावर्तन के आधार पर गोलीय दर्पण की अवधारणा होती है। अगला सवाल है कि वाहनों में एक व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए दर्पण पीछे देखने के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यार ना वाहनों में पश्चिम दृश्य से देखने के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है कि एक गोलाकार दर्पण में जिसकी त्रिज्या r है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो r/2 फोकस दूरी बराबर त्रिज्या का आधा होता है। अगला सवाल है कि गोलाकार दर्पण जिसके परावर्तक सतह बाहर की ओर धंसा हो, बाहर की ओर उभरा हो, अंदर की ओर धंसा हो तो अवतल दर्पण और बाहर की ओर उभरा हो तो यार ना उत्तल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन से दर्पण में कारों में हेडलाइट का इस्तेमाल किया जाता है? कारों में हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना है सब पश्चिम दृश्य यानी साइड मिरर देखने के लिए उत्तल दर्पण और हेडलाइट जहां लाइट जलता है ना वहां पर अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि एक अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो याद रखना है ध्रुव और फोकस के बीच में आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, याद रखना है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह केंद्र वह बिंदु क्या है जिसे क्या कहा जाता है? केंद्र की अगर वह बिंदु है तो यार उसे ध्रुव कहा जाता है। अगला सवाल, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह क्या है? तो यार +15 अगर है मतलब वह उत्तल दर्पण है, क्योंकि 22 जो फोकस दूरी है बाएं साइड अगर है मतलब प्लस है तो याद रखना फिक्स है वह एक उत्तल दर्पण हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल है कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि कौन सी हो जाएगी? तो याद रखना अवतल दर्पण के सामने अगर फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए तो उसकी जो निर्मित छवि हो जाएगी तो वह वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल है कि एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी? तो यह रखना निर्मित होने वाली छवि आभासी और छोटी हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा और बिंदु के साइज कहाँ होती है? तो यार उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में आभासी सीधा और बिंदु के साइज बराबर बन सकता है प्रतिबिंब। अगला सवाल, यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार कैसा होगा? तो यार वह आभासी होगा। नेक्स्ट आते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई कैसी होती है? यार उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, एक जगह अपवाद के रूप में ऋणात्मक आ जाती है। अगला सवाल है कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? यार अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट आता है कि जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाए तो छवि फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? तो याद रखना इसमें आभासी और कोई भी जो सामान है वह बड़ा दिखता है, इसीलिए दंत चिकित्सक मतलब दांत की जो हम लोग मुंह देखते हैं ना, डॉक्टर मुंह देखता है ना, मुंह में कोई समस्या होगी तो डॉक्टर किसी जो दर्पण लगाया है मुंह को देखने के लिए तो उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी पार्ट जो है बड़ा दिखे। अगला सवाल है कि सौर कुकर में उपयोग होने वाले दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है तो यार अवतल दर्पण। ये बहुत शानदार सवाल है। सौर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना है। अगला सवाल, वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण, एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल। अगला सवाल है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो याद रखना अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर रखा है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के नीचे ही बनेगा, याद रखना है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगला सवाल,
अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ नहीं होता है? तो पश्चिम दृश्य में। पश्चिम दृश्य में तो अभी हम लोग पढ़े थे उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, अवतल तो नहीं, तो पश्चिम दृश्य में उत्तल का इस्तेमाल होगा। अगला है कि यदि किसी अवतल दर्पण का आपतन कोण 30 डिग्री तो परावर्तन कितना हो जाएगा? तो आपतन कोण हो परावर्तन कोण हो दोनों तो सेम ही होता है, तो 30 डिग्री ही होगा। अगला सवाल है अपसारी। अपसारी मतलब उत्तल दर्पण और अभिसारी मतलब अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण अपसारी, उत्तल दर्पण कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि जब किसी वस्तु को फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए तो अवतल दर्पण की आकृति कहाँ बनेगी? तो यह ना वक्रता केंद्र के बाद। नेक्स्ट आते हैं कि किसी वस्तु के मुख्य फोकस पर रखने वाले अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? याद रखना है, अत्यधिक आवर्धित होती है। ग्रुप डी 2018 में पूछेंगे सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला सवाल है कि एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर रखा गया है तो छवि का निर्माण कैसा होगा? तो याद रखना, अवतल दर्पण में अगर वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखा जाए तो वक्रता केंद्र से परे उसका बिंदु बनता है, राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र से परे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सा कथन सही लागू होगा? तो याद रखना, अगर सी वक्रता केंद्र वाले एक अवतल दर्पण की फोकस बिंदु एफ पर रखा है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा। एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट आता है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए, वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो याद रखना, वास्तविक और समान आकार के बनेगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। समान आकार के कब बनता है? तो याद रखना, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तब, और वास्तविक। एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना, अपर्चर यानी छेद कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि कैसी बनती है? तो याद रखना, केंद्र पर वास्तविक उल्टी और अत्यधिक संकुचित छवि बनती है। एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल। अच्छा, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में सवाल देख लेते हैं। यहाँ सवाल बनते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो हम लोग शुरुआत से जानते हैं कि फोकस दूरी हमेशा त्रिज्या के आधा होता है, तो कितना हो जाएगा? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अगला सवाल जो है न्यूमेरिकल्स का, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 है तो फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका आधा हो जाएगा 3.1। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक वस्तु के उस अवतल शीशे से दूरी पर रखा जाता है। एक वस्तु को उसके शीशे से दूरी पर रखा जाए, फोकस दूरी जो है वह 10 सेंटीमीटर हो गया, मतलब एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। अब यहां बोल रहा है कि इसकी वास्तविक प्रतिबिंब आकार के प्रतिबिंब से 4 गुना है, मतलब अगर प्रतिबिंब जो है वह x है तो बिंब अगर x है तो प्रतिबिंब हो जाएगा 4x, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले 1/f, अवतल दर्पण है तो माइनस में लगाना पड़ेगा। 1/f बराबर 1/10, f का मान 10 था। उसके बाद v बराबर 4x, u बराबर x, तो इधर हो जाए, इसको v का जोड़ लगा देंगे। x 4x और x को एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम के आधार पे वहां ऊपर में 4 व +1 यानी 5/4x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1/10 जो भी माइनस में, तो ये इधर जाके गुना हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? -5 50/, ये 4x इधर आ जाएगा तो 4 में भाग आ जाएगा, मतलब 12.5। तो हो जाएगा आपका दर्पण कहाँ बन जाएगा? 12.5 मतलब 12.5 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं आवर्धन से संबंधित सवाल, मैग्निफिकेशन से संबंधित सवाल देखते हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? ये शानदार सवाल है। तो याद रखना, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की खुद की ऊंचाई का अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन कहा जाता है। एनटीपीसी 2017 में पूछा गया सवाल। अगला सवाल है कि आवर्धक शीशा क्या होती है? तो याद रखना, उत्तल लेंस को आवर्धक शीशा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि यदि उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण हो तो आवर्धन का सही सूत्र क्या हो जाएगा?
तो प्रतिबिंब की दूरी या बिंब की बटे बिंब की दूरी, ठीक है। आवर्धन की क्षमता यानी D बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होता है, धनात्मक होती है। ग्रुप डी में पूछे गए सवाल। अच्छा, आवर्धन से संबंधित कुछ सवाल हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में जान लेते हैं। देखें जहां आवर्धन बराबर क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है। और या आवर्धन की लंबाई, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। सवाल देखते हैं 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के लिए एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की पहले रखी जाती है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या कहलाएगी। मतलब यहां पर बता रहा है 20 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर यहां पर दूरी बता रहा है, ठीक है। 60 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर, तो अवतल दर्पण है, मतलब दोनों में माइनस हो जाएगा, ठीक है। और वस्तु की लंबाई हो जाएगा आपका 1.2 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, तो यहां हमें निकालना है आवर्धन की क्षमता। तो आवर्धन की क्षमता क्या होती है, हाँ क्या हुआ, अरे बोलो जल्दी, क्लास ले रहे। हाँ ठीक है, ले रहे, हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सॉरी, अगला, हाँ, तो यहां आप लोग आते हैं। सबसे पहले ढूंढना है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी कितना में था, -60 बटे बिंब की दूरी कितना में था, -30। तो प्रतिबिंब की दूरी यहां पर बता रहा है और बिंब की दूरी हमें दे दिया है। मतलब बिंब की दूरी हमें कितना दिया है, तो मेरा बिंब की दूरी जो है बिंब की दूरी मेरा कितना दे दिया है, तो याद रखना बिंब की दूरी मेरा 1.2 दे दिया, 1.2 दे दिया, ठीक है। अब इसको निकालेंगे तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छक 72, ठीक है, 72 हो जाएगा। और एगो जीरो, मतलब एगो बाद पॉइंट बैठेगा तो पॉइंट भी खत्म, और बट्टे 30 हो जाएगा। तो 30 को भाग देंगे तो 2.4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आते हैं, प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित सवाल आते हैं। चलिए सवाल नंबर पहला, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति में क्या आती है। तो याद रखना है, विरल माध्यम से सघन में जाती है तो गति कम हो जाता है, और फिर सघन से विरल में जाती है तो गति तेज हो जाती है। तो याद रखना गति यहाँ कम हो जाएगी। ग्रुप डी में पूछेंगे सवाल। अगला सवाल है कि सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है। तो याद रखना, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलते रहता है, फलस्वरूप सितारों की चमकने की विधि हमें दिखाई देती है। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। अगला है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा से माध्यम की चाल से संबंधित क्या है। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होती है, हवा में प्रकाश की चाल और पदार्थ में प्रकाश की चाल, ये होती है अपवर्तनांक। आरआरबी जेईई में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट आते हैं कि एक चम्मच जो टेढ़ा दिखाई देता है वह किसके कारण, तो यार ना अपवर्तन के कारण टेढ़ा दिखाई देता है पानी में। नेक्स्ट आते हैं कि हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है। तो याद रखना, हीरा कैसे चमकता है, टोटल पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, इसी के कारण हीरा चमकता है। तो यार ना, हीरे का चमकना निम्न अपवर्तनांक सूचकांक नहीं है, ये वाला नहीं है। एनटीपीसी में पूछेगा सवाल। नेक्स्ट आते हैं वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है। तो यार ना, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक 1.0003 है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट आता है कि गर्मी के प्रवाह में क्या संबंध नहीं है। तो याद रखना है, अपवर्तक यानी रेफ्रैक्टिव, यह गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आता है कि निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो याद रखना, निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल। खाली ध्यान से देखिएगा, लगभग 600 सवाल से भी ज्यादा सवाल है। आज के महामैराथन क्लास में बहुत सारे कंटेंट मिलेगी, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ये याद रखना है, थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन समय कम है। आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो रही है, उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होने वाली है, एनटीपीसी की एग्जाम होने वाली है, ठीक है। तो याद रखना, ये बहुत ज्यादा
आपको बेनिफिट ऐसे ऐसे सवालों में मिलेंगे, तो प्लीज अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। सवाल है कि किसी माध्यम में पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा कैसा होता है? तो यार हमेशा अपवर्तनांक सूचकांक 1 से अधिक होती है। नेक्स्ट आते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचलित होती है तो क्यों किधर झुक जाती है? तो याद रखना, अगर सघन माध्यम से विरल के माध्यम की ओर जा रही है तो अभिलंब से दूर हो जाएगी और वह स्पीड में चल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि किसी माध्यम में प्रकाश किरणों का झुकाव क्या कहलाता है? तो यार प्रकाश की किरण को झुकाव को अपवर्तनांक कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि किसी माध्यम में प्रकाश किरणों की झुकाव को क्या कहा जाता है? बहुत ही शानदार सवाल, तो याद रखना उसे अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, प्रकाश की दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में गुजरती है तो क्या कहलाता है? बहुत ही शानदार सवाल, तो याद रखना है प्रकाश की जो दिशा है वह परिवर्तन की घटना जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो उसे अपवर्तन कहा जाता है, रिफ्रैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि पानी से भरे गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल से देखने पर उसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होती है, किसके कारण? तो याद रखना, पानी से भरे गिलास में अगर नींबू रखा गया तो नींबू बड़ा दिखाई देता है, क्यों? तो याद रखना उसका प्रकाश के अपवर्तन के कारण बड़ा दिखाई देता है। एलपी टेक्नीशियन में पूछेगा सवाल। नेक्स्ट आते हैं कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो याद रखना 2.42 होती है। ग्रुप डी में पूछेगा सवाल। निम्नलिखित में से किस विकल्प के माध्यम से दृष्टिगत रूप से कम सघन होते हैं? तो याद रखना हवा का होती है। अगला है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का कारण, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है ना सूर्य जो है बड़ा दिखाई देता है, किसके कारण? तो यार ना अपवर्तन के कारण जो है बड़ा दिखाई देता है। आरआरबी जेई में पूछेगा सवाल। नेक्स्ट आता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह धीमी हो जाती है तथा नॉर्मल की ओर झुक जाती है। यह शानदार सवाल है। अगला सवाल, प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक पहुंचती है तो किधर झुक जाती है? तो यार ना सामान्य की ओर और धीमा हो जाएगा। अगला सवाल, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल में जाती है तो इसकी गति बढ़ जाती है। याद रखना है गति बढ़ जाती है। अगला सवाल, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में कितनी लगभग देरी होती है? तो याद रखना है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 2 मिनट का फासला होती है। राइट आंसर 2 मिनट हो जाएगा। अगला सवाल है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में झुकती है प्रवेश करती है तो धीमी हो जाती है और नॉर्मल से दूर हो जाएगा। ठीक है, जो लंब है उससे दूर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के आरोही क्रम को दर्शाइए बाएं से दाएं तक। तो सबसे पहले होती है अपवर्तन के सूचकांक के आधार पर बर्फ, फिर केरोसिन, फिर बेंजीन, फिर सेंधा नमक। राइट आंसर ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट आते हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम किसका है? तो यार ना हवा, एयर का सबसे कम अपवर्तनांक यही है जो कि एक माध्यम का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं कि किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? तो यार रखना अपवर्तन और परावर्तन दोनों स्थिति में। नेक्स्ट आते हैं किसके कारण आकाश का तारा रंग जो है टिमटिमाता है? तो यार ना वायुमंडलीय प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वह तारा जो है टिमटिमाता हुआ प्रतीत दिखाई देता है। नेक्स्ट आती है कि दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश की मुड़ने की घटना को क्या कहलाता है? किस पर प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना यह अपवर्तन पर प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछेगा सवाल। नेक्स्ट आते हैं कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, सबसे बड़ा कारण क्या है? तो याद रखना है श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगधैर्घ्य जो है अपेक्षाकृत निम्न होती है और हवा में यह जो है सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई दे रहा है। आरआरबी जेई में पूछा गया सवाल। चल इससे संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल सवाल देख लेते हैं। जब अब जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल में प्रकाश की गति क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, जल का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, याद रखना है जल का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल माध्यम में हमको ढूंढना है, वही तो हमको खोजना है। तो सबसे पहले जल का अपवर्तनांक क्या दिया? तो यहाँ पर 4/3 दिया। और प्रकाश में वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बट प्रकाश की चाल हमें माध्यम में ढूंढना है, मतलब नहीं पता, तो भी बराबर क्या हो जाएगा? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है तो प्रकाश की गति क्या हो जाएगी? तो यह रखना है अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल।
तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वह कितना है, तो 3 × 10⁸ अभी हम लोग देखे थे। और माध्यम में अभी देखें कितना क्वेश्चन में दिया है 1.5, तो 1.5 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, दो को हम लोग न्यूमेरिकल्स देख लिए। अगला सवाल, अगला टॉपिक है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्रैक्शन लाइट। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका पहला सवाल, प्रकाशिक तंतु सिद्धांत किस पर कार्य करती है, तो यह रखना प्रकाशिक तंतु सिद्धांत जो है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी फुल यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के आधार पर काम करती है। जैसे हीरा का चमकना हो गया, रेगिस्तान के मरीचिका हो गया, प्रकाशिक तंतु हो गया, ये सारे जो कारण है वह एक ही कारण है, वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। एनटीपीसी 2017 में पूछा गया सवाल। अगला सवाल कि पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किसका कारण है, तो इसका भी यही कारण है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का कारण है। लेंस हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण से लेंस से संबंधित सवाल देखते हैं। अब तक हम लोग दर्पण वाला देख रहे थे, अब लेंस से संबंधित देखें। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब आवर्धित, आभासी और सीधा बनता है, तो यह रहना फोकस दूरी और जो केंद्र है उसके बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब आवर्धित, आभासी और सीधा बनेगा। नेक्स्ट आती है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कैसे निकलेगी, तो यह रखना हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। अगला सवाल है कि परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, तो यह रखना यह वास्तविक होता है। नेक्स्ट आते हैं कि एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई कितनी होती है, तो याद रखना धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई जो है हमेशा धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि वह जो है वह दाएं साइड होती है। ठीक है, फोकस लंबाई। नेक्स्ट आते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु के उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखते हैं, तो 2f1 पर। अगर वास्तविक आकार का प्राप्त करना है तो 2f1 पर रखना पड़ता है। नेक्स्ट आएंगे, एक लेंस के किस जगह पे होकर गुजारने वाले प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन से निकल जाएगा, तो यह रहना प्रकाशिक केंद्र पर रखने से प्रकाशिक की किरण जो है बिना किसी विचलन के निकल जाएंगे। नेक्स्ट, जब एक वस्तु को उत्तल लेंस के 2f1 स्थिति में रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होती है, तो यह रहना वह सेम हो जाती है, पूर्ववर्त बनती है। 2f1 पे वैसे ही सेम बनता है, जितना लंबाई फोकस जो बिंब की लंबाई है वह फोकस की उतना लंबाई प्रतिबिंब की भी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक लेंस की शक्ति किसका व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी लेंस की शक्ति हमेशा फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होती है। अगला सवाल, एक लेंस की क्षमता -2.0 होता है, डी मतलब डायोप्टर। ठीक है, डी क्या है, डायोप्टर है। अगला सवाल है अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है, तो याद रखना ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट, अभिसरण द्वारा बिंदु या वह बिंदु है जिसे लेंस में किरणें उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे फोकस कहा जाता है। अगला सवाल, जब वस्तु को कहां पर रखा जाए कि अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो फोकल बिंदु पर रखते हैं। तो एनटीपीसी 2016 पूछेंगे सवाल। लेंस बनाने के लिए किसका इस्तेमाल नहीं करते, मिट्टी का। ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया सवाल। अच्छा, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, u क्या है, बिंब की ऊंचाई, और f क्या है, फोकस दूरी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, लेंस में ऊंचाई बोल दिए थे ना, वो बिंब की दूरी बता रहा था। v बराबर बिंब की दूरी, u बराबर लेंस की दूरी, और हो जाएगा आपका u बराबर बिंब की दूरी, u बराबर बिंब की दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, और f बराबर फोकस दूरी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, लेंस में नाभिकीय बिंदु तथा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच में दूरी को क्या कहा जाता है, यानी फोकस लेंस यानी नाभिकीय लंबाई कहा जाता है। अगला सवाल, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है तो वह क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा। एनटीपीसी एलपी में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है कि अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद क्या निकलती है, तो बिना किसी विचलन के कारण निकल जाती है। आरआरबी जेईई में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट आते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था, एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने किया था कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल। अगला सवाल आते हैं,
सवाल है कि लेंस सदैव आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है कहां पर? तो याद रखना हमेशा अवतल दर्पण में आभासी, सीधा और छोटा बनता है। अब हम लोग जो है डायप्टर यानी लेंस से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल से सवाल देख लेते हैं। एक लेंस जिसकी पावर यानी 2 डायप्टर है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो फोकस दूरी बराबर 1 डायप्टर होती है। तो डायप्टर मतलब 2 दे दिया है तो कितना हो जाएगा? तो 1/2 यानी 1/2 हो जाएगा, तो मतलब आधा। ठीक है, यहाँ पर 2 को हटाएंगे, यहाँ को 0 बैठाएंगे तो 1 पॉइंट बैठ जाएगा, तो 2 × 5 = 10, मतलब 50 मीटर। सेंटीमीटर में सवाल दिया है तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 5 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर। अगला सवाल, एक लेंस में 2 डायप्टर की शक्ति है, लेंस में किस किस्म की फोकस की लंबाई होगी? तो अगर 2 डायप्टर है यानी फोकस दूरी बराबर क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी, लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी हमें दे दिया है, ठीक है, लेंस की क्षमता दे दिया, कितना है? 2 डायप्टर। तो 2 डायप्टर अगर दे दिया है तो मतलब देखिए यहाँ F बराबर 1/P, क्षमता बराबर 1/F। F की जगह हम बैठाएंगे ना अपना मान, सॉरी P की जगह हम लोग बैठाएंगे 2 डायप्टर, 2 बैठाएंगे बराबर 1/F। तो 1/F यानी F बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 मतलब आधा। ठीक है, तो वही 5 मीटर, 0.5 मीटर। अगला न्यूमेरिकल है 94 का सलेख लेस कर दिया। ठीक, कन्वर्टर 1। ठीक। अगला सवाल है कि एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? तो याद रखना है डायप्टर बराबर 1/, फोकस दूरी, क्षमता बराबर P बराबर 1/F। तो 1/F का मान कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में बदलेंगे तो 0.525। ठीक है, तो याद रखना यही 0.25 जो है वह सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो यानी सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है तो सेंटीमीटर बदल जाएगा। तो याद रखना है कितना हो जाएगा? 1/0.25। ठीक है, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 2 को 0, तो 25 × 100 मतलब 4 डायप्टर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं मानव नेत्र से संबंधित सवाल देखते हैं। लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से पीड़ित लोगों में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो यार ना अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को सुस्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री में कितनी दूरी रखनी पड़ती है? तो याद रखना 25 सेंटीमीटर जो है, यह तो बेसिक नॉलेज। अगला सवाल, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, उसे क्या समस्या होती है? तो यार उसे मायोपिया जैसी समस्या होती है। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट आता है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना क्या कहलाता है? तो यार रखना रेटिना के पीछे बनता है। अगर दूर दृष्टि दोष कोई व्यक्ति है तो याद रखना वह जो है आपका रेटिना के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है, उसे दूर दृष्टि दोष कहलाता है। नेक्स्ट आता है कि हाइपरमाइट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का उपयोग किसमें किया जाता है? तो यार रखना है उत्तल लेंस में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किस क्रिया के कारण होती है? तो यार पक्षमाभी मांसपेशियों के कारण होती है। नेक्स्ट आते हैं 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किसके पीड़ित व्यक्ति में किया जाता है? तो यार मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया में किया जाता है द्विफोकसीय दूरी वाले लेंस का इस्तेमाल। नेक्स्ट आते हैं कि मानव की अभिनेत्र लेंस की पतला होने के फोकस दूरी क्या होती है? तो यार ना मानव की अभिनेत्र लेंस अगर पतला हो जा रही है मतलब उसकी फोकस दूरी बढ़ जा रही है। अगला पॉइंट है हम लोग प्रकाशिक यंत्र यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित सवाल देखते हैं जो जितने भी पूछे गए सवाल। पहला सवाल, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी क्या वजह है? तो यार ना ऊर्जा दक्षता यानी एनर्जी एफिशिएंसी का इस्तेमाल, इसको मतलब बचाव के लिए जो है हम लोग एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट,
उपकरण में केवल उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी माइक्रोस्कोप में। अगला सवाल है कि थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे दिए जाते हैं, वही विशेष चश्मे क्यों दिया जाता है? तो याद रखना 3D फिल्म विशेष रंग इस्तेमाल करते हैं जो कि मानव आंखों को महसूस नहीं होने देती है। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल। अगला, पेरिस्कोप में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखना है ऑर्डिनरी ग्लास यानी साधारण शीशा का इस्तेमाल करते हैं पेरिस्कोप में, याद रखना है। एनटीपीसी आरआरबी 2016 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिकल लेंस में क्या नहीं होता है? तो यार स्टेथोस्कोप नहीं होती है। अगला टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी इंद्रधनुष यानी रेनबो से संबंधित सवाल। अगला सवाल, जल की बूंदों से क्या होकर इंद्रधनुष बनता है? तो यार प्रकाश की प्रतिबिंबित और अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट आते हैं कि श्वेत प्रकाश का उसका अवयवी वर्णों का विभाजन क्या कहलाता है? तो यार उसे विक्षेपण कहा जाता है। अगला सवाल, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित कौन रंग होता है? तो यार लाल रंग होती है। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश के रंग की तरंगधैर्य सबसे ज्यादा किस में होती है? तो यार लाल रंग सबसे ज्यादा तरंगधैर्य होती है और बैंगनी में सबसे कम। नेक्स्ट, जब श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में मिश्रण करते हैं तो कांच के मिश्रण से होकर गुजरता है तो इसका परिक्षेपण होती है, क्योंकि श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरती है, ठीक है, तो इसी के कारण। नेक्स्ट आते हैं परिक्षेपण द्योतित करता है किसके कारण? तो यार श्वेत प्रकाश के अलग अलग रंगों के विभाजन के कारण। अगला सवाल, प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है? तो यार उसे डिस्पर्सन यानी प्रसार कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सवाल, जो कि रेलवे के द्वारा जितने भी पूछे गए सवाल वो सारे सवाल हम लोग देखेंगे, ठीक है। सवाल है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो याद रखना कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा को उत्पन्न करना, यह होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट, विद्युत के कारण नहीं होता है तो यार संकुचन प्रभाव यानी कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट जो है वह विद्युत का कारण नहीं है। नेक्स्ट, धातुओं का उपयोग है विद्युत तार बनाने में इस्तेमाल करते हैं किसका? तो यार विद्युत तार बनाने में ज्यादातर तांबा यानी कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप डी में पूछे गए सवाल। नेक्स्ट आता है कि विद्युत आवेश से संबंधित यानी इलेक्ट्रिक चार्ज से संबंधित पहला टॉपिक। सवाल है कि यदि समान क्षमता की 2 आवेशित वस्तुओं को एक तार में जोड़ा दिया जाए तो क्या होती है? यार बिजली प्रवाहित नहीं होगी। शानदार सवाल। 2 समान क्षमता वाले नहीं होती है, एक प्लस होती है एक माइनस होती है, तभी बिजली प्रवाहित होगी। अगला सवाल, धारिता C आवेश Q और V से क्या संबंधित है? तो यार Q = C × V। नेक्स्ट आते हैं 12 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है। उन बिंदुओं के बीच बहने वाले आवेश क्या हो जाएगा? तो याद रखना है आवेश जो है आवेश बराबर कार्य बटे वोल्ट। तो कार्य कितना है 36 और वोल्ट कितना है 12, मतलब 12 × 36 मतलब 3 कूलम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के मध्य किया गया कार्य 30 जूल है। तो दोनों बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश क्या होगा? तो अभी फिर वही बताएं क्या हो जाएगा? आवेश बराबर क्या होती है? कार्य बटे विभवांतर या हाँ विभवांतर, ठीक है। तो कार्य कितना है 30 और विभवांतर कितना 10, मतलब 0 0 कट जाएगा 3 कूलम। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक चार्ज बटे समय किसका मात्रक है? तैयार रखना है इलेक्ट्रिक धारा का मात्रक। कूलम अगला टॉपिक है कूलम का नियम, ठीक है। कूलम का नियम, विद्युत वाहक बल किसके बराबर होती है? तो याद रखना है W/Q का बराबर, Q की बराबर होती है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने का नियम किसने दिया था? चार्ल्स कूलॉम ने। नेक्स्ट आते हैं भौतिकी का नियम बताता है कि जब 2 विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल और पूर्व मान से 1/4 कम हो जाती है। यह क्या कहलाता है? यह कूलॉम का नियम कहलाता है। नेक्स्ट, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र बल क्या कहलाता है? तो याद रखना दूरी वर्ग के साथ घट जाती है। अगला सवाल, कूलॉम का नियम क्या कहलाता है? तो याद रखना है 2 बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल के परिणाम 2 आवेशों के मध्य की अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही कूलॉम का नियम कहलाता है। अगला टॉपिक है विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। सवाल है कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए कि यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ की कुल धारा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। एनटीपीसी 2016 में पूछे गए सवाल। नेक्स्ट आते हैं कि इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार
न्यूट्रल वायर क्या दर्शाती है? तो याद रखना नीला रंग दर्शाती है। अगला सवाल, विद्युत परिपथ में क्या होती है? तो याद रखना विद्युतीय घटक, संयोजी तार, सेल, बैटरी और प्लग कुंजी पाया जाता है विद्युत परिपथ में। ग्रुप डी में पूछेगा सवाल। अगला सवाल, विद्युत परिपथ का कनेक्शन कितना होता है? तो याद रखना 2 कनेक्शन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज और दिष्ट धारा का अनुपात क्या होती है? तो याद रखना हमेशा स्थिर रहता है। अगला सवाल, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला से जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होती है? तो याद रखना एक ही रहता है। अगला सवाल, विद्युत धारा का एक सतत और मार्ग क्या कहलाता है? तो विद्युत परिपथ कहलाता है। नेक्स्ट, ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचालित करते हैं उसे कोटिंग कहा जाता है। यार पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो घरों में बिजली का तार इस्तेमाल करते हैं उसमें जो तारों में जो हम लोग टच करते हैं रबड़ जैसा, उसे पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट आता है कि किरचॉफ वोल्टता नियमानुसार किसी भी संवृत पास में सभी आई मतलब धारा, आर मतलब प्रतिरोधक तथा ईएमएफ का VGS योग क्या हमेशा क्या होगी? तो यार हमेशा यह शून्य होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि एक डिजिटल परिपथ में काउंटर प्रयोग होता है जो काउंट करता है, कौन सी काउंट करता है? जो बहुत सारे क्लॉक प्लस को जो कि निवेश परिपथ में दिया जाता है काउंटर के साथ प्रयोग करने में एक बेसिस का काम करता है। तो यह रहना रजिस्टर क्लिप क्लॉक, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है विभवांतर उत्पन्न करने हेतु। परिपथ का एक क्रियाशील घटक कौन सा है? तो यार ट्रांजिस्टर। ऐसी परिपथ में आमतौर पर शक्ति हानि होती है केवल प्रतिरोध के आधार पर। नेक्स्ट आते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग मापन क्या कहलाता है? प्रतिरोध मानों का होता है। नेक्स्ट, कौन सा नियम कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर है? तो याद रखना है यह जो है किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि जब मेंस यानी मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पियर से अधिक हो तो अति तापन हो पर आग लग जाती है, उसे क्या कहलाते हैं? उसे जो है अति भारण कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट, परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने वाले मार्ग केवल एक होती है, याद रखना है, वह रेंज के रूप में होती है। नेक्स्ट आते हैं कि उपकरण परिपथ में विद्युत धारा पता क्या करता है? तो यार गैल्वेनोमीटर के आधार पर भी विद्युत धारा का हम उपकरण परिपथ पे इस्तेमाल करते हैं, गैल्वेनोमीटर के आधार पर। अगला सवाल है कि एक विद्युत परिपथ के आरेख में सेल के चिन्ह में एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है। लंबी रेखा टर्मिनल क्या दर्शाती है? तो यार धनात्मक दर्शाती है। नेक्स्ट आते हैं यदि कई बल्ब एक परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्ब के साथ क्या होती है? ध्यान रखना अन्य सभी जलते रहते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में इसीलिए जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आते हैं अगला टॉपिक विद्युत धारा से संबंधित सवाल। एसी और डीसी क्या होते हैं? तो यार चार्ज का प्रवाह करने वाला एसी डीसी होते हैं। अगला सवाल, धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध को संबद्ध करने वाले नियम को क्या कहलाता है? तो यार जूल का नियम कहलाता है। अगला सवाल, यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है तो टी सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जाता है? तो यार IT/E। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह से संबंधित है? तो यार जूल का नियम। अगला सवाल, यदि किसी तार का व्यास को आधा कर दिया जाए तब तार में प्रवाहित धारा का मान क्या कहलाएगा? तो यार 1/4 हो जाएगा। अगला सवाल, प्रत्यावर्ती धारा की माप किससे की जाती है? प्रेरण एमीटर के द्वारा। नेक्स्ट, विद्युतीय विघ्नल आधारित किस पर है? तो यार धारा उसमें प्रवाह पर आधारित है। नेक्स्ट, विद्युत धारा का सूत्र जो है वह क्या होती है? तो यार रखना है कूलॉम/समय होती है। अगला सवाल, विद्युत चालकता और ओम के नियम से संबंधित सवाल देखते हैं रेलवे के द्वारा। एक पदार्थ में अधिक चालक पदार्थ क्या कहलाता है? तो याद रखना है प्रतिरोध का मान ये 0 हो जाएगा, पदार्थ में अधिक चालक हो जाएगी। तो एलपी टेक्नीशियन में पूछेगा सवाल। नेक्स्ट आता है कि यदि V/I का मान नियतांक हो तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना है प्रतिरोध कहलाता है, टेक्नीशियन में पूछेगा सवाल। नेक्स्ट, किसी विद्युत सर्किट को 2 बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में क्या कार्य क्या कहलाता है? तो याद रखना इसे विभवांतर कहा जाता है। ओम चालक क्या कहलाते हैं? ओम चालक कौन है? तो याद रखना है सिल्वर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल,
सवाल है कि एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध है? तो यह रखना है विद्युत धारा और विभवांतर में V/I का संबंध है, एक नियतांक है। अगला सवाल, विभवांतर के समानुपाती कौन होते हैं? तो यह रखना धारा। धातु विद्युत के बेहतर सुचालक कौन है? तो यह रखना चांदी। एक विद्युत रोधी कौन नहीं है? तो याद रखना माइक्रोम। एक विद्युत का चालक कौन नहीं है? एबोनाइट। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा विरोधी हो रही है तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। अगला सवाल, अच्छा विद्युत चालक कौन है? तो यार ग्रेफाइट, अच्छा विद्युत चालक, ठीक है। विद्युत रोधी कौन है? लकड़ी। अगला सवाल है कि बिजली संचरण के लिए लोहे के बजाय प्रायः तांबे का तार इस्तेमाल करते हैं, क्यों? तो यार लोहे के बजाय तांबे में विद्युत जो है आसानी से चला जाता है और जो भी उसमें प्रतिरोधकता कम पाई जाती है। अगला सवाल, विद्युत चालकता के आधार पर विषम क्या है? तो यार चालकता रबर में नहीं होती है। अगला सवाल, विद्युत का सुचालक कौन है? तो यार तांबा, सोना, चांदी, ये सारे विद्युत का सुचालक है। अगला सवाल, किसके अलावा अधातु में विद्युत का कुचालक है? तो यार ग्रेफाइट जो है एकमात्र अकेला है जो अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, जबकि सारे अधातु विद्युत का कुचालक होता है। अगला सवाल, एक इंसुलेटर कौन सा नहीं है? तो यार मरकरी जो है इंसुलेटर नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं कि ओम के नियम के आधार पर क्या सत्य है? किसी तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभाजन के समानुपाती होती है, यह ओम का नियम कहलाता है। अगला सवाल, एलपी टेक्नीशियन पूछा गया सवाल। अगला सवाल है कि कौन सा नियम कहता है कि किसी संधारित्र के माध्यम से बहने वाला धारा के साथ उसके विभवांतर के अनुपात एक स्थिरांक होती है बशर्ते उसकी भौतिक स्थितियां जैसे तापमान, स्थिति इत्यादि स्थिर रहे, तो यह ओम का नियम कहलाता है। अगला सवाल, घोल बिजली का चालक कौन सा नहीं है? तो याद रखना ग्लूकोज घोल नहीं है। ओम के नियम के अनुसार क्या स्थिरांक है? तो याद रखना V/I। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दोगुना हो जाता है तो उसके प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो जाएगी? तो याद रखना धारा भी दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए, गर्म है, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किसके कारण? तो याद रखना है V=IR या I=V/R या R=V/I, ठीक है। ये सब सवाल बनता है। अगला सवाल, विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच किसका संबंध है? तो याद रखना ओम के नियम के आधार पर ये दोनों का संबंध है, V=IR। अगला सवाल, नियम का एक चालक में संभावित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच के संबंध को क्या दर्शाता है? तो याद रखना है नियम का एक चालक कंडक्टर के अंतर्गत जो है प्रवाह की गति ओम का नियम के आधार पर बताता है। अगला सवाल, ओम का नियम में किसका और किसके बीच का संबंध बताता है? विभवांतर और विद्युत धारा के बीच का संबंध बताता है। अगला सवाल कि किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों के बीच के विभवांतर के संबंध कौन सा दर्शाता है? तो यार ओम का नियम, ठीक है। इससे संबंधित हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सवाल भी देख लेते हैं, जैसे 18 वोल्ट बराबर किसके जो है और 3 एम्पियर के बराबर हो जाएगा? तो यार 6 एम्पियर इंटू 3 ओम, ठीक है। 18 वोल्ट बराबर 6 एम्पियर इंटू 3 ओम, मतलब 18 इधर भी हो जाएगा बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। V=IR, ये सब तो हम लोग पढ़ लिए। अगला सवाल आते हैं, यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है, तो इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा? आवेश कितना है? 3 कूलम, कार्य कितना है? 72 जूल, मतलब भी हमको खोजना है, तो विभवांतर बराबर कार्य बट्टे है आवेश, तो भी कार्य कितना है? 72 बटे आवेश कितना है? 3, तो 24 या 72 मतलब 24, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 52 नंबर, यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम तो विभवांतर क्या हो जाएगा? तो V=IR, अभी हम लोग समझ गए, ये सब ओम का नियम बताता है। तो V कितना दे रहा है? V तो हमको निकालना है। I कितना है? I हमारा है 10, R कितना है? 50, तो कितना हो जाएगा? 500, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 500 वोल्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रतिरोध से संबंधित सवाल देखते हैं, शानदार सवाल। सवाल है कि यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए
तो वोल्टेज को समान रखने पर सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाएगी? तो याद रखना सर्किट में विद्युत धारा आधी हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है? तो यार उसे प्रतिरोध किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित करती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं जो है सुचालक की भांति व्यवहार करती है। याद रखना ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सुचालक की भांति। अगला सवाल है कि विद्युत चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो याद रखना मटेरियल्स पर निर्भर करती है, यानी सामग्री पर निर्भर करती है। नेक्स्ट सड़कों या गलियों में प्रकाशमय करने वाले लगाए गए लैंपों को किस में जोड़ा जाता है? तो याद रखना समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, पैरेलल क्रम में। अगला सवाल है कि निम्न प्रतिरोधकता किस में होती है? तो नाइक्रोम में। एलपी टेक्नीशियन पूछेगा सवाल। तांबा का प्रतिरोधकता कितना है? तो 1.69 × 10⁻⁸ ओम मीटर होती है तांबा का प्रतिरोधकता। नेक्स्ट एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे किस पर अनुपाती होती है? यार उसके लंबाई पर अनुपातिक होती है। अगला सवाल एक धातु के चालक की प्रतिरोध किस पर निर्भर करती है? उसके लंबाई के समानुपाती पर निर्भर करती है, ठीक। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो यार प्रतिरोधक कहा जाता है। अगला सवाल अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका उसमें मान किस पर प्रभाव करेगा? तो यार उसका उसमें मान जो है वह आधा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि जब कोई प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ा जाए कि उसका प्रतिरोध जो है न्यूनतम प्रतिरोध से कम हो जाता है? तो यार समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसका संयुक्त प्रतिरोध उसके न्यूनतम प्रतिरोध से कम हो जाता है। अगला सवाल यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या किस में जोड़ी जाती है? तो यार पैरेलल यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ओम का ऐसा मात्रा क्या होती है? तो यार प्रतिरोध होती है। प्रतिरोध बराबर वोल्टेज माइनस धारा होती है। अगला सवाल एक कंडक्टर का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती यानी किसके उल्टा होती है? तो यार अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होती है। अगला सवाल विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता किस में कितना होती है? तो याद रखना 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर जो है प्रतिरोधियों विद्युत रोधियों का प्रतिरोधकता होती है। अगला सवाल है कि किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दें तो सभी तन्य विद्युतीय उपकरण जो है क्या होते हैं? तो यार सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। समांतर क्रम में ऐसी होती है, एक सामान खराब हो जाए डेड हो जाए तो बाकी सब खराब नहीं होगा, वो भी अपना काम करते रहेगा। अगला सवाल जब दो प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है उनमें क्या रहता है? तो यार विभवांतर समान होते हैं। उसमें दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक कौन चमकता है? बल्ब का प्रतिरोध उच्च होती है यानी डिम बल्ब ज्यादा चमकता है। नेक्स्ट यदि दो प्रतिरोधकों में समान विभवांतर मौजूद है तो वे समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तभी समान विभवांतर होंगे। अगला सवाल जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो उसमें वे किसमें जोड़े जाते हैं? तो यार वह समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अगला सवाल यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाए तो परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो समान रहेगा। अगला सवाल पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता किसमें होती है? तो यार एबोनाइट में। नेक्स्ट आते हैं जब दो प्रतिरोधों को R1 R2 को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होती है? तो यार वह R1 + R2 होती है। अगला सवाल एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कौन करेगा? तो उसका क्षेत्रफल करेगा। अगला सवाल तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है तो उसकी प्रतिरोधकता डालती है, तार की लंबाई डालती है और उसका क्षेत्रफल यानी उसकी मोटाई कितनी है वो भी डालती है प्रतिरोधकता। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित कौन नहीं करता? तो यार दबाव नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला सवाल यह कारक नहीं है जिस पर तार की प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती, तो यार पदार्थ के घनत्व पर निर्भर नहीं करती। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती क्या कहलाता है? तो यार चालकता कहलाती है। किसी चालक की प्रतिरोधकता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? यार अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा कम हो जाएगी। अगला सवाल विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रा क्या होती है? याद रखना ओम मीटर कहलाती है। नेक्स्ट किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? याद रखना प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला सवाल तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग प्रवाहित किस पर होती है? यार उसका आधी हो जाती है। अगला सवाल पदार्थ में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध किसमें होती है? विद्युत रोधी कहलाता है। अगला सवाल जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों
को एक दूसरे की श्रेणी क्रम में क्रमवार से जोड़ा जाए तो उसे किस में जोड़े जाते हैं? तो यार श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सवाल देखते हैं, श्रेणी क्रम समांतर क्रम से संबंधित सवाल। 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो सबको जोड़ दो, 1 1 1 1, तो 4 को 1 मतलब 4 ओम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, श्रेणी क्रम को जब भी जोड़ा जाए तो यह रखना सबको सीधा सीधा जोड़ देना है, वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और समांतर क्रम को जब भी जोड़ा जाए उसका व्युत्क्रमानुपाती के आधार पर जोड़ा जाए, मतलब 2 है तो उसको उल्टा कर दो 1/2। ठीक है, तो 2 गो है तो 2 गो 1/2 1/2, मतलब 1 आधा बटे आधा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा क्या हो जाएगी? तो यार अपना फिक्स है, धारा दोगुना हो जाएगा। प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा दोगुना हो जाएगा, धारा मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, सब याद रखना। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति और ऊर्जा से संबंधित सवाल। पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है? तो यार I/R² नहीं करता है। नेक्स्ट, उष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न उष्मा कुछ कारकों पर निर्भर करता है, यह किस पर आरोपित किया जा सकता है? तो याद रखना, यह जो धारा प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, उसके धारा के प्रवाहित होने वाले अवधि के आधार पर आरोपित किया जा सकता है। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति मापने की इकाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यार 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट के बराबर होती है, ये गलत है। सॉरी, 10,000 वाट। 1 किलोवाट बराबर तो 1000 वाट होती है, 10,000 थोड़ी होती है, तो ये गलत है। विद्युत बल्ब में प्रदर्शित विद्युत की रीडिंग 100 वाट का मतलब क्या है? तो यार बल्ब जो है प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है, यही जो है रीडिंग बता रहा है। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो यार किलोवाट बटे घंटा, मतलब किलोवाट घंटा। अगला सवाल, स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोध में एक करंट I बनाए रखता है, यदि प्रतिरोध में विभवांतर V है तो समय t व्यय की गई विद्युत ऊर्जा क्या दर्शाएगी? तो यार VIT दर्शाएगी। एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल, तीनों को गुना कर दो। अगला सवाल, घरों, उद्योगों आदि में उपयोग किए जाने वाली विद्युत ऊर्जा को सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? तो यार घर और उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है, किलोवाट प्रति घंटा में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, विद्युत कार्य की दर और विद्युत ऊर्जा व्यय होने वाले दर को क्या कहा जाता है? तो यार उसे शक्ति कहा जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सवाल है कि एक विद्युत उपकरण 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा खपत करती है। ठीक है, 1000 जूल ऊर्जा 1 सेकंड में खपत करती है। यदि 1 घंटा चलता है तो इसमें खपत की गई बिजली की मात्रा क्या हो जाएगी? देखिए, रेलवे में ऐसे ऐसे सवाल डेफिनेटली बनते हैं न्यूमेरिकल से, तो ये सब एकदम ध्यान से जहन में याद रखना है। ठीक है, 1 सेकंड में अगर 1000 जूल ऊर्जा खपत कर रही है तो 1 घंटा चलता है, तो खपत की गई बिजली की मात्रा क्या होगी? चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। 1 वाट घंटा बराबर कितना होती है? तो याद रखना है 60 गुना 60, यानी 60 घंटा हो गया और 60 सेकंड हो गया, 60 मिनट हो गया, तो 3600 जूल हो गया। अब 3600 जूल को 1 किलोवाट घंटा में मतलब 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 × 10⁶ जूल हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल, लेकिन 1 किलोवाट आ गया तो याद रखना 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा। ये एकदम जहन में याद रखना है, ये हमेशा रट लेना। ठीक है, अब इसकी खपत कितनी हो जाएगी? तो याद रखना है यह हो जाएगा आपका 1 किलोवाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 इकाई बिजली खपत करने के लिए 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला न्यूमेरिकल सवाल बहुत शानदार है। सवाल है कि 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटा चलता है और 1 सप्ताह चलने में कितना यूनिट खर्च होगा? तो हम लोग शुरू से जानते हैं सॉरी, सबसे पहले जानते हैं विद्युत व्यय। विद्युत व्यय यानी यूनिट बराबर क्या होती है? यूनिट बराबर होती है वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे 1000। तो याद रखना वाट हमारा कितना है? तो याद रखना वाट हमारा 1000 वाट है, 100 वाट है। उसके बाद 8 घंटा 8 घंटा और 1 हफ्ता मतलब 7 दिन बटे 1000। तो इस 8 7 56 मतलब 5600 बटे 1000 हो गया। 5600 बटे 1000 मतलब 1000, तो 1010 2020 कट गया, यहाँ पर पॉइंट बैठ जाएगा मतलब 5.6। तो 5.6 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 73 नेक्स्ट हम लोग आते हैं,
एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है। कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया है? बहुत ही कंटाप सवाल। ठीक है, तो अगर 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, तो 250 यूनिट बराबर कितना होता है? 250 को 3 × 10⁶ से गुना कर देंगे। तो हम लोग रट लिए हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होगा। और यहाँ पर 250 यूनिट ऊर्जा खपत हो रही, तो 250 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? राइट, 9 × 10⁸। ठीक है, 9 × 10⁸ यूनिट हो जाएगा, 8 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटा इस्तेमाल होता है। बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त इकाई की ऊर्जा की गणना करें। ठीक है, अगर 60 वाट है और प्रतिदिन 6 घंटा इस्तेमाल हो रही है तो कितना इसमें ऊर्जा खपत होगी? तो यहां देखते हैं, विद्युत बल्ब की क्षमता कितनी है? वाट, 60 वाट है। प्रतिदिन इसमें कितना समय लगता है? 6 घंटा। ठीक है, अब विद्युत बल्ब में इकाई एक दिन में कितना खर्च हो रहा है? तो एक दिन में इकाई बराबर वाट क्षमता इंटू प्रतिदिन कितना घंटा यूज हो रहा है और कितना दिन यूज हुआ, और 1000 से हमेशा भाग दे देना। यूनिट इकाई हमेशा निकालने के लिए, यूनिट हमेशा निकालने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो सबस को गुना करेंगे, 60 × 6 × 1 मतलब 6 × 36 650, 360 और 1000 से भाग देंगे तो 0.36 इकाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला न्यूमेरिकल सवाल। प्रतिदिन 10 घंटा के लिए 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब का उपयोग किया जाता है। बल्ब एक दिन में कितना यूनिट खर्च करे? बस वही है, फिर वही मतलब फिर वाट कितना है मेरा? 200, तो 200 गुना 200। घंटा, कितना घंटा चल रहा है? 10 घंटा। उसके बाद कितना दिन चल रहा है? तो मेरा यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल एक दिन, मतलब 1 से गुना करें, बट सबसे 1000 से भाग दे देना। तो 10 10 10 10। ठीक है, यहाँ भी 10 10 कट जाएगा टोटल, मतलब सिर्फ 2 बचेगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 2 यूनिट। अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक सप्ताह में कितना ऊर्जा तय करेगा? फिर वही, तो यार ना 200 वाट 200 इंटू 5 घंटा और एक हफ्ता मतलब 7 दिन। ठीक है, बटे 1000 हो गया। अब यहाँ 2 को 0 तो यहाँ भी 2 को 0, 5 दूनी 10 तो ये 2 कट जाएगा, सिर्फ 7 बचा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 7 यूनिट। उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी शानदार सवाल बता रहे हैं वो सारे सवाल एकदम जहन में एकदम बैठ रहा होगा और बहुत सारे कंटेंट आसान तरीके से हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो प्लीज ऐसे नए नए कंटेंट और एकदम बेसिक नॉलेज के साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में जरूर पहुंचेगा। अगला सवाल है कि प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट, ठीक है 750 वाट की इलेक्ट्रिक इस्त्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक दिन में कितना यूनिट खर्च होगा? फिर गुना करेंगे 8 घंटा 750 इंटू एक दिन मतलब 1 बटे 1000। ठीक है, तो 1000 इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, इसको 25 तिया 75, 25 चौक 100 और 4 दूनी 8 मतलब कितना हो गया? 3 दूनी 6 यूनिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 6 यूनिट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। हाँ कहाँ है अगला? हाँ चलिए खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं अगला टॉपिक, विद्युत यंत्र से संबंधित सवाल। सवाल है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यार ना बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सब याद रखना है। नेक्स्ट, बिजली की मोटर रूपांतरित किसमें करती है? वही अभी बता दिया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। एनटीपीसी में भी पूछा गया और ग्रुप डी में भी पूछा गया। अगला सवाल, रेक्टिफायर्स क्या परिवर्तित करता है? तो यार ना एसी को डीसी में कौन बदलता है? तो यार रखना रेक्टिफायर्स। ठीक है, ट्रांसफार्मर नहीं काम करता है। ट्रांसफार्मर जो है एसी के वोल्टेज को हाई एवं लो करने का काम ट्रांसफार्मर का है, और रेक्टिफायर्स का क्या काम है? तो एसी को डीसी वोल्टेज में बदलने का काम है। अगला सवाल, डीसी यानी दिष्ट धारा की आवृत्ति किसमें होती है? तैयार करना है, दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। अगला सवाल, एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया कौन करता है? तैयार अभी जस्ट हम लोग पढ़े रेक्टिफायर, एकदम जहन में याद रखना है, बहुत ही बेसिक नॉलेज है। रेक्टिफायर ही यह काम करती है, एसी को डीसी में बदलने का काम। अगला सवाल है कि डायोड का सामान्यतः किसमें प्रयोग किया जाता है? तैयार परिशोधन में। डायोड का सामान्यतः प्रयोग परिशोधन में किया जाता है। नेक्स्ट,
उपकरण विभव कील से एक विद्युत उपकरण की रचना किसमें संरचित होती है? तो यार विरोधी संरक्षक के रूप में। अगला सवाल, विद्युत धारा के मापन हेतु उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा में किसके मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यार एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, विद्युत धारा के ताप के प्रभाव में किस पर आधारित है? तो यार विद्युत हीटर की आधारित है। अगला सवाल है कि जनरेटर के कथन में कौन सा कथन सत्य है? बहुत ही शानदार सवाल। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर बदलता है। ठीक है, अभी हम लोग विद्युत मोटर पढ़े थे, वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, लेकिन जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, विद्युत मोटर जो है क्या करता है? तो यार यह विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा में संचालित होती है, डीसी धारा में ही संचालित होती है। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट है कि उपकरण कौन सा है जो विद्युत प्रवाह के तापन प्रवाह पर आधारित नहीं है? तो यार माइक्रोवेव नहीं है। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। अगला है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? बहुत ही शानदार सवाल। तो यार यांत्रिक ऊर्जा को कौन बदलता है? याद रखना विद्युत मोटर यानी पंखा। अगला सवाल, घरेलू विद्युत सर्किट के अतिभारण को रोकने के लिए क्या शर्त सावधानी बरतनी पड़ी? मतलब तार में जो घरे में ज्यादातर अगर वोल्टेज आ जाए तो क्या करनी चाहिए? तो फ्यूज सर्किट से जुड़ा होना चाहिए। बहुत सारे उपकरण को एकल सर्किट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। खराब उपकरण को सर्किट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बहुत ही शानदार है, बेसिक सवाल है। अगला सवाल, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों में क्या आधारित नहीं है? तो यार इलेक्ट्रिक घंटी नहीं आधारित है। नेक्स्ट, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो नाइक्रोम। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। हीटर में नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है जो जलता है। अगला सवाल, वह कौन सा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? याद रखना विद्युत सेल। विद्युत सेल यानी बैटरी जो है उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, उसमें पानी रहती है, लिक्विड। ठीक है, वो जो है आपका विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसी से, तो विद्युत सेल हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत स्विच को लगाया जाता है, याद रखना लाइव तार में लगाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, उपकरण परिपथ सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति का क्या पता लगाया जाता है? तो यार धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है कि एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान क्या होनी चाहिए? याद रखना बहुत ही निम्न होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यार श्रेणी में उच्च प्रतिरोध के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अगला सवाल आते हैं, छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो यार गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल, सामान्यतः विद्युत तापन उपकरण में किसका प्रयोग करेंगे? तो यार नाइक्रोम का इस्तेमाल करेंगे विद्युत तापन में। अगला सवाल, यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तब क्या होगी? तो यार धारा 8 एम्पियर से अधिक वाले फ्यूज पिघल जाएगा। ठीक है, यही सही बात है, ज्यादा वाला तो पिघल जाएगा। अगला सवाल, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग होने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन रेटिंग किस आधार पर प्रदान करती है? तो यार विद्युत धारा के आधार पर प्रदान करती है। अगला सवाल आते हैं, फ्यूज तार के मिश्र धातु किसके बने होते हैं? याद रखना टिन और लेड के बने होते हैं फ्यूज तार के मिश्र धातु। अगला सवाल आते हैं, टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है, क्यों? तो याद रखना उसके उच्च गलनांक होने के कारण। टंगस्टन जो है वह बल्ब में के अंदर फिलामेंट जो है वह टंगस्टन का बना होता है, मतलब उसका उच्च गलनांक है, वह जल्दी गलता नहीं है इसीलिए। ठीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग आते हैं ट्रांसफार्मर से संबंधित सवाल आते हैं। सवाल है, घटक एकीकृत परिपथ के भीतर क्या नहीं बन सकता है? तो यार ट्रांसफार्मर नहीं बन सकता है। अगला सवाल, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? फैराडे के नियम। ये बहुत शानदार सवाल है, बहुत ही कंटाप सवाल, फिजिक्स का बहुत ही शानदार सवाल। फैराडे का नियम क्या बताता है? तो यार पावर ट्रांसफर की कार्य प्रणाली जो सिद्धांत कार्य करती है वह फैराडे के नियम के आधार पर ही काम करती है। एनटीपीसी 2016 पूछा गया सवाल। नेक्स्ट, एक सामान्य ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो यार है प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को बदलता है, उच्च और हाई करता है। अगला सवाल, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होती है? तो यार कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होती है, क्रोड में किस प्रकार की हानि नहीं होती है, क्रोड में अंततः पारगम्य होती है। ठीक है, अगला सवाल, ट्रांसफार्मर का मूल अवयव कौन सा नहीं है? तो यार परस्पर अभिवाह नहीं होती है। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर रूपांतरित किसमें होती है? धारा और वोल्टेज दोनों में। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर जो परिवर्तित करने की युक्ति है वह कौन सा? तो यार कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में बदलने की प्रक्रिया होती है। यही मैंने बताए थे कि एसी वोल्टेज को उच्च और नीच करने का काम ट्रांसफार्मर का होती है। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर इनमें से कौन से एक छोड़कर बाकी सभी कार्यों में कर सकता है? तो यार प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है। अब हम लोग आते हैं विद्युत बल्ब से संबंधित सवाल। इलेक्ट्रिक बल्ब,
इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु गैस का प्रयोग किस में किया जाता है? अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब जो हम लोग जलाते हैं इसमें ये जो तार बना होता है ये जो है यह टंगस्टन का बना होता है, लेकिन इसमें गैस भरा होता है तो आर्गन और नाइट्रोजन का गैस भरा होता है। ग्रुप डी में पूछेगा सवाल। अगला सवाल ये प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए कौन से धातु का इस्तेमाल करते हैं? अभी जस्ट बताए थे टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं फिलामेंट का, ताकि वह उच्च गलनांक हो और तुरंत गले नहीं। अगला सवाल विद्युत बल्बों में तंतु का सामान्यतः किसका बना होता है? टंगस्टन। स्ट्रीट लाइटों में बल्बों का किस हिसाब से जोड़ा जाता है? स्ट्रीट लाइट जो सड़क के किनारे लाइट लगे होते हैं ना, वह समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। याद रखना क्यों? क्योंकि एक अगर लाइट खराब हो जाए तो बाकी जितने भी लाइट है वह कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए यह जो है समांतर क्रम में जुड़ा जाता है। बहुत ही शानदार सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से किस धातु की बनी होती है? बस वही है टंगस्टन। अगला सवाल विद्युत बल्ब का तंतु आमतौर पर टंगस्टन का होती है, क्यों? क्योंकि इसका उच्च प्रतिरोधकता भी है और गलनांक कम है, मतलब गलनांक बहुत ज्यादा, ठीक है, इसी के कारण। एरर भी ग्रुप डी में पूछेगा सवाल। नेक्स्ट आते हैं कि एक बैटरी जिसकी बल्ब को प्रकाशित करती है वह प्रक्रिया किसके रूपांतरित में आता है? तो यार रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है बल्ब, ठीक है। विद्युत सेल से संबंधित सवाल आते हैं। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने में सेल की क्या संग्रहित ऊर्जा खपत होती है? याद रखना रासायनिक। अगला सवाल है कि बैटरी की क्षमता किस पर व्यक्त करती है? याद रखना एम्पियर पर घंटा पर व्यक्त करता है। अगला सवाल उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो याद रखना बैटरी जो है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला सवाल निम्न युक्तियों में चालक के विभवांतर को बनाए रखने में कौन मदद करता है? यार ना सेल या बैटरी। अगला सवाल है कि धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने की किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने के सबसे आसान विधि कौन सा है जो टर्मिनल से जुड़ा होता है? यार ना बैटरी। अगला सवाल आते हैं वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं और संचालित करते हैं वह फैराडे का नियम कहलाता है। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। अब हम लोग आते हैं चुंबकत्व मैग्नेटिज्म से संबंधित सवाल देखते हैं। सवाल बहुत ही शानदार बेसिक नॉलेज एकदम एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे जहां कहीं भी है साइंस से संबंधित वहां एकदम बेसिक पूछा गया सवाल। एक साधारण चुंबक किस पर आकर्षित नहीं करता है? यार ना कांसा पर आकर्षित नहीं करता है। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? यार ना उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला सवाल निर्वात को क्या माना जाता है? तो अचुंबकीय सामग्री माना जाता है। अस्थायी चुंबक किस तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो यार ना चुंबक पत्थर। अगला सवाल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो यार ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा प्रदर्शित किया गया प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो यार ना जेम्स मैक्सवेल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक आमतौर पर किस दिशा में एक निश्चित स्थिति की ओर झुका रहता है? तो यार ना दक्षिण दिशा में। शानदार सवाल है। अगला सवाल एक चुंबक के आसपास जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है? उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय कौन सा नहीं है? तो यार पिंड का भार नहीं है। अगला सवाल पश्चिम की ओर देखे जाने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा के साथ क्षैतिज विद्युत रेखा के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगी? यार है वामावर्त दिशा में होगी। अगला सवाल किस नियम के आधार पर प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय प्रवाह लिंकेज या चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के काटने की दर परिवर्तित दर को समानुपाती हो जाती है? तो यार यह फेराडे के नियम कहलाता है। अगला सवाल है कि फ्लेमिंग के दायां हाथ नियम अंगूठा किस ओर मतलब निर्देश करता है? तो यार चालक की गति की दिशा और तर्जनी उंगली फ्लक्स के लाइनों के साथ। तो यार चालक की गति की दिशा को जो है अंगूठा प्रदर्शित करता है। फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम क्या कहता है? तो चालक की गति चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा जो है वह लंबवत हो, यही आपस में बताता है। नेक्स्ट आता है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहता है? तो यार धारा पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वह फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहलाता है। अगला सवाल है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो यार वेबर। ठीक है। खाली जगह एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए एक सामान्य चुंबकीय घनत्व सतह पर क्षेत्र से गुजरती है, वह चुंबकीय प्रवाह है। विद्युत चुंबक में क्या है? तो यार मृदु लोह कोर है विद्युत चुंबकीय प्रवाह। अगला सवाल है कि चुंबकीय शीलता का उल्टा क्या होगा? तो यार प्रतिष्ठंभ। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक कितने डिग्री का होगा? तो यार 90 डिग्री का।
अगला सवाल है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किसमें होती है? तो यार कुंडली और चुंबक मध्य अपेक्षित गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यही परिघटना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। नेक्स्ट आता है कि तांबे के तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति करता है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन करने की परिभ्रमण पश्चात क्या होती है? तो याद रखना आधा घूर्णन करती है। अगला सवाल, एन फेरों वाली एक कोई कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में कितना गुना ज्यादा होगा? तो यार एन गुना ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जब कुंडली की गति की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत हो तो उस प्रेरित धारा का मान क्या हो जाएगा? तो उस प्रेरित धारा का मान बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगला सवाल, विद्युत चुंबकीय विकिरणों द्वारा मान का सिद्धांत किस सूत्रपद में किया गया? तो यार जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के आधार पर। नेक्स्ट आते हैं, किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर में जाने के चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो यार समान रहता है। अगला सवाल आते हैं, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, उस चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा होती है? तो यार उपरोमुखी। अगला सवाल, विद्युत चुंबकीय किससे बनती है? तो यार नरम लोहे का। एक प्राथमिक बल कौन सा नहीं है जो समुद्र धारा को प्रभावित करता है? तो यार पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हम लोग सवाल देखते हैं। पहला सवाल, इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला सवाल, प्रवर्धन का उद्देश्य क्या है? प्रवर्धक का उद्देश्य जो है वह आगत संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाता है। कौन? तो यार प्रवर्धक। अगला सवाल है कि MOS का फुल फॉर्म क्या है? तो यार मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगला सवाल, जब एक अर्धचालक पदार्थ में दाता प्रकार की अशुद्धि जोड़ी जाती है तब क्या होती है? तो यार इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं और N टाइप पदार्थ होगा। अगला सवाल, जंक्शन में क्या खराबी आता है? तो यार पश्च वसीयत के अंतर्गत आते हैं वही। नेक्स्ट हम, पी प्रकार के अर्धचालक समाप्त करने हेतु क्या होती है? तो यार 3 संयोजकता वाली अशुद्धता होती है। अगला सवाल, टनल डायोड क्या है? तो यार अत्यधिक डोप किए जाने वाला PN जंक्शन डायोड होती है टनल डायोड। अगला सवाल, अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग क्या है? तो यार अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की प्रक्रिया होती है। अगला सवाल, एक एकीकृत परिपथ में जिसे IC चिप भी कहा जाता है, एक छोटी प्लेट में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का एक समूह बनता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सिलिकॉन कहा जाता है। सिलिकॉन होता है वह। सिलिकॉन एक पदार्थ है, यार सिलिकॉन एक अर्धचालक है। जर्मेनियम के साथ यह भी एक अर्धचालक है। ठीक है। अगला सवाल, प्रकाश उत्सर्जक डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में प्रयोग किए जाने वाला, जैसे टेलीविजन छोड़ दे, वह कौन सा है? तो यार रेडियो तरंग होता है उसमें। LED के संदर्भ में D का मतलब क्या है? यार डायोड। डायोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रेक्टिफायर में। ठीक है। किसकी खोज के बाद में हुई थी और इका सिलिकॉन से बाद बदल गया था? जर्मेनियम। जर्मेनियम की खोज के बाद में हुई थी और इसे जो है इका सिलिकॉन से बदल दिया गया था। अगला सवाल आते हैं, रेडियो को ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः किसमें होती है? तो यार संगणक के रूप में। अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने वाले क्या कहलाते हैं? तो याद रखना स्नेहक कहलाता है। अर्धचालक कौन सा है? तो यार जर्मेनियम। इकोसिलिकॉन किसे कहा जाता है? जर्मेनियम। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, ये परमाणु की कक्षा कितनी में है? तो यार 4 में है। घटक प्रवर्धक साधन के रूप में कौन सा प्रयुक्त होते हैं? याद रखना ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, ट्रांजिस्टर के लिए होने वाले अधिकांशतः संभावना कितनी है? तो याद रखना श्रव्य उपकरण के रूप में। अब हम लोग आते हैं आधुनिक भौतिकी, एकदम फिजिक्स आज खत्म कर देंगे। ठीक है। एक्सरे, जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसने किया था? तो यार वी रॉन्टजन ने खोज किया था। अगला सवाल, एक्सरे का संबंध किससे नहीं है? तो यार इसमें कम भेदन क्षमता है, ये इसका संबंध नहीं है। अगला सवाल, एक्स किरणों का उत्सर्जन जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है किस पर? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर पड़ती है। अगला सवाल, किरणें जो है त्वचा की क्षति पहुंचाती है, तो यार यूवी किरण जो है
त्वचा को क्षति पहुंचाता है, स्किन को। अगला सवाल, प्रत्येक गर्म वस्तु से क्या उत्सर्जित होती है, ध्यान रखना है, अवरक्त किरणें उत्सर्जित होती है। अगला सवाल आते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं, याद रखना कैथोड रे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला सवाल आते हैं, सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कौन सी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना है, फोटोवोल्टिक सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल आते हैं, किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा परिवर्तित नहीं करता है, याद रखना एक्स किरणें नहीं करता है। अगला सवाल आते हैं, सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या है, तो याद रखना कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी का मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी, बड़ा सवाल था। अगला सवाल कि आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले कब मतलब यह प्रकाशित हुआ था, 1905 में। नेक्स्ट आता है कि सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने किया था, वही अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, 1921। बहुत शानदार सवाल, बहुत ही बड़ा सवाल है यह। अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी के फिजिक्स के रूप में 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था, जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगला सवाल, नाभिकों के रेडियो एक्टिव क्षय के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या उत्पन्न करती है, तो यार गामा किरणें उत्पन्न करती है। अगला सवाल, वैज्ञानिकों ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है, यह किसने बताया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही बताया था कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में बदला जा सकता है। अगला सवाल है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने किया था, यार ने HR हर्ट्ज ने किया था। अगला सवाल, भौतिकी में हबल नियतांक क्या है, यार माप की इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करता है वह हबल की नियतांक है। अगला सवाल आते हैं, रडार प्रणाली में उपयोग की जाने वाली तरंगे कितनी होती है, यार सूक्ष्म होती है। नेक्स्ट आते हैं, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में LIDAR का पूर्ण रूप क्या है, तो यार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। LIDAR का फुल फॉर्म लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। अगला सवाल है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग करते हैं कैथोड की तरह रहती है, उसका क्रियाशील कैसी होती है, तो यार उसका क्रियाशील निम्न होती है। नेक्स्ट आते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है, किस क्षेत्र में, तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। NTPC 2016 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नाभिकीय भौतिकी, फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी से संबंधित, न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित सवाल आते हैं। नाभिकीय संलयन किस पर आधारित है, तो सूरज पर। सन जो है, सन किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। यह किस अभिक्रिया समीकरण पर काम करती है, तो E=mc²। सूर्य में सौर ऊर्जा का उत्पन्न किस आधार पर होती है, तो वही अभी बताया नाभिकीय संलयन पर आधारित। कैसे याद करें, सूर्य का इंग्लिश सन और यहाँ भी संलयन, सन दोनों मैच कर रहा है। अगला सवाल, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो यार नाभिकीय संलयन पर। न्यूक्लियर संलयन के दौरान क्या होती है, तो यार दो हल्के न्यूक्लाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। अगला सवाल, नाभिकीय संलयन के दौरान क्या होते हैं, तो यार दो हल्के न्यूक्लाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनते हैं। ठीक है, संलयन यही होती है, दो मिलकर एक मतलब अपार शक्ति वाला एक न्यूक्लियस बनता है, इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। अच्छा, विखंडन क्या होती है, वह टुकड़ा होना, जैसे हाइड्रोजन बम। ठीक है, हाइड्रोजन बम भी संलयन है। परमाणु बम यहाँ जो है परमाणु विखंडन पर आधारित पर काम करती है। परमाणु विखंडन आ गया है, प्रक्रिया क्या है, तो एक भारी परमाणु जो है अनेक नाभिकों में उपखंड मतलब टुकड़ों में हो जाना, वह होती है परमाणु विखंडन। पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कब आयोजित किया गया था, 1974 में, दूसरा वाला 1998 में। अगला सवाल, एक हाइड्रोजन एटम का न्यूट्रॉन क्या होते हैं, तो यार कुछ नहीं होती है। हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होती है। न्यूट्रॉन मतलब जो है, अगर परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या सेम है तो न्यूट्रॉन संख्या कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो यार हाइड्रोजन का तो सेम है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों तो सेम ही है। 1 परमाणु संख्या और 1.0008 परमाणु द्रव्यमान, तो दोनों में मिनिमम ना के बराबर न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, परमाणु भाभा फंड कार्यक्रम एक संयुक्त पहल है किस देश की, तो भारत और ब्रिटेन की। NTPC में पूछा गया सवाल। अगला सवाल कि परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित कर लेता है। याद रखना, उसे कैडमियम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण है, तो यार उच्च तापमान।
अगला सवाल, हाइड्रोजन बम नाभिकीय अभिक्रिया किस पर आधारित है? तो यानी ताप नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम संलयन पर आधारित है। सूरज भी संलयन पर आधारित है। और याद रखना है परमाणु बम जो है वह आपका विखंडन पर आधारित है। सब याद रखना है, बेसिक नॉलेज है वो सब। नेक्स्ट आते हैं कि साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ है? तैयार रखना है वेस्ट बंगाल में। एनटीपीसी पूछा गया सवाल। नेक्स्ट आते हैं कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड, कैडमियम का रॉड किस लिए काम आता है? तैयार रखना, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर, ठीक है, तारापुर जो परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला सवाल, एटम बम का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट आर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। ओपेनहाइमर ने एटम बम की खोज। अगला सवाल है कि नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर भूमिका किस पर निभाता है? तो यह विखंडन में मुक्त इलेक्ट्रॉन को धीमा कर देता है, यह होती है मॉडरेटर की भूमिका। अगला सवाल है कि नाभिकीय विखंडन में मंदक का क्या काम है? मंदक जो है वह मंदक का कार्य करता है कौन? तैयार रखना, भारी जल D2O जो है यह मंदक का कार्य करता है। अगला सवाल, नाभिकीय प्रतिघातकों रिएक्टर में न्यूट्रॉन अवशोषित पदार्थ क्या रूप में नहीं किया जा सकता? याद रखना है वह लोहा का इस्तेमाल नहीं होती है। अगला सवाल, पदार्थ का प्रयोग नाभिकीय परमाणु भट्टियों में शीतलक के रूप में किसका नहीं किया जाता है? ग्रेफाइट का इस्तेमाल शीतलक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगला सवाल, भारत का पहला नाभिकीय प्रतिघातक कौन सा? तैयार रखना, अप्सरा। अगला सवाल, नाभिकीय प्रतिघातक रिएक्टर में ढाल के रूप में धातु का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना लेड धातु का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आते 1998 में पोखरण में भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, दूसरा परमाणु परीक्षण था, यह इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। और पहला कब किया था? 1974 में। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। अगला सवाल, मुस्कुराता बुद्ध, स्माइलिंग बुद्धा, वही नाम दे दिया है। 1974 में भारत का पहला परमाणु पोखरण अभ्यास जो किया गया था वह स्माइलिंग बुद्धा नाम था, ठीक है। 1974 में किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में, और 1998 वाला अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड में। अगला सवाल है कि मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण भारतीय परमाणु भौतिकविद के किसके सम्मान में होती है? तैयार, होमी जहांगीर भाभा। अगला सवाल है कि 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने और एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया। यह कार्य प्रोजेक्ट का नाम क्या था? तैयार, मैनहट्टन परियोजना नाम था। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट आते हैं कि भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? वही पोखरण राजस्थान में 1974, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। अब हम लोग बहुत ही शानदार फिजिक्स के साथ संबंधित यहाँ से डेफिनेटली 2 सवाल बनते हैं। आविष्कार, ठीक है, इन्वेंशन, यहाँ से एकदम फिक्स है 2 सवाल बनेंगे ही बनेंगे, तो प्लीज अंत तक जरूर जुड़ रहिएगा। हम लोग बहुत सारे आविष्कार भी देखेंगे। चलिए, सबसे पहले टेलीविजन की खोज किसने किया था? तो यार ना J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन की खोज किया था। अच्छा, रिवॉल्वर की खोज किसने किया था? तो कोट पहन के रिवॉल्वर दाग दिया तो सैमुअल कॉल्ट, ठीक है। रडार की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन वाट, ठीक है। डर नहीं लग रहा है? डर लग रहा है मतलब वाट लग गया। प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग, ये तो एकदम याद होगा। सौर मंडल कॉपरनिकस। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव यानी अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला है कि लोलक पेंडुलम जो घड़ी है वह तो किसने मतलब खोज किया था? तो यार क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया। फोनोग्राफ का इस्तेमाल जो है वह खोज जो है थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। LCD प्रोजेक्ट, इसकी खोज जीन डाल्फ-गोफ ने किया था। कंप्यूटर माउस डगलस एंजलबर्ट ने किया था। माइक्रो प्रोसेसर फेडरिको फैगिन ने किया था। अगला सवाल, पैराशूट की खोज जीन पियरे क्लॉनचार्ड ने किया था। लेसर की खोज थियोडोर मैमन ने किया था। यांत्रिक लिफ्ट की खोज इलिसा ओटिस ने किया था। ओटिस कंपनी बहुत ही ब्रांड है लिफ्ट में, तो ऐसे याद रख सकते हैं। थर्मस फ्लास्क, यह जो है डेवार ने खोज किया था। स्कूटर ब्रोडसो, स्कूटर में ब्रॉड बेच रहा है, ब्राड मतलब रोटी, ठीक है। अगला, ग्रहों की खोज कैपलर ने किया था। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। गैस टरबाइन, ठीक है, तो यह जॉन बर्बर ने किया था। कैलिडोस्कोप की खोज जो है डेविड ब्रिस्ट्यूअर ने किया था। मैजिक मार्कर ने खोज सिडनी रोंजथल ने किया था। सिक्सोफोन की खोज एडोल्फ सेक्स ने किया था। छत का पंखा जो है फिलिप डी हेल ने कहा था। अगला, बिजली की कुर्सी जो है अल्फ्रेड पी साउथविक ने किया था। डार्क मीटर की खोज जो है वह आर्थर
पिकनी ने किया था, पिटनी। अगला आता है सिस्मोमीटर की खोज लुइगी पल्मिरी ने किया था। एक्सरे की खोज रोंटजन ने किया था। लॉन भूवर की खोज एडविन बियर्ड बंडिंग ने किया था। इलेक्ट्रिक टॉम की खोज जो है फ्योदोर पिरोत्स्की ने किया था। पोस्ट इन नोट की खोज आर्थर फ्राई ने किया था। बैरोमीटर की खोज एवोंगेलिस्टा टरसोली ने किया था। असेंबली लाइन की खोज रैनसम एलिहॉल्स ने किया था। डिशवॉशर की खोज जोसेफिन कोचरेन ने किया था। एरोसोल कैन की खोज एरिक रॉथिम ने किया था। नियॉन लैंप की खोज जॉर्ज क्लाउड ने किया था। यूनिवर्सल मानक समय की खोज जो है सैंड फ्लेमिंग ने किया था। परमाणु रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, एनरिको फर्मी। अगला है कि हेलीकॉप्टर की खोज सिसरोकी ने किया था। अगला सवाल एलईडी की खोज निक हॉलोनिक ने किया था। सिनेमेटोग्राफी की खोज विलियम फ्रिज ग्रीन ने किया था। क्रेस्कोग्राफ की खोज डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने किया था, बॉस ने किया था। इलेक्ट्रिक स्टोव की खोज लायड ग्रॉफ कॉपमैन ने किया था। बैरोग्राफ की खोज लुसियन विदी ने किया था। अगला सवाल पियानो की खोज जो है बार्टियोलोमियो क्रिस्टोफोरी ने किया था। उत्प्रेरक की खोज बर्जिलियस ने किया था। डायनामाइट की खोज अल्ब्रेट नोबेल ने किया था। साइक्लोट्रॉन की खोज अर्नेस्ट ओ लॉरेंस ने किया था। वीडियो गेम की खोज जो है कंसोल बेयर ने किया था, एच बेयर ने। परमाणु भट्टी की खोज एनरिको फर्मी ने किया था। बुनसन बर्नर ने रॉबर्ट बुनसन ने किया था। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेवेज। क्रेस्कोग्राफ जो है जेसी बॉस। कार पेट्रोल जो है कार्ल बेंज। कार्बोरेटर की खोज हेमलर ने किया था। क्रोनोमीटर की खोज हैरिसन ने किया था। घड़ी की खोज जो है आइसिंग या लियांगसेन ने किया था। डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने किया था। डायनामो की खोज माइकल फेराडे ने किया था। डीसी मोटर की खोज जेनेबो ग्रामे ने किया था। एसी मोटर की खोज निकोलसा टेस्ला ने किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेट का खोज विलियम स्टोर्जन ने किया था। फाउंटेन पेन की खोज लेविस वाटरमैन ने किया था। अगला सवाल है गैल्वेनोमीटर की खोज जो है एंड्रे मेरी एम्पियर ने किया था। गैस लाइटिंग की खोज विलियम मर्डोक ने किया था। ग्लाइडर की खोज जॉर्ज केले ने किया था। ग्रामोफोन की खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। गीगर काउंटर की खोज हैंस गीगर ने किया था। लाउड स्पीकर की खोज हॉरेस शॉर्ट ने किया था। लॉगरिथम की खोज जॉन नेपियर ने किया था। ठीक है, और भी हम लोग देख लेते हैं। सेफ्टी पिन की खोज जो है वाटर हंट ने किया था। सेफ्टी मैच की खोज जो है वह जॉन वॉकर ने किया था। सेफ्टी लैंप की खोज हैम्फ्रे डेवी ने किया था। सीमेंट की खोज जोसेफ एस्पिडी ने किया था। टैंक की खोज अर्नेस्ट स्वीटर ने किया था। टेलीग्राफ की खोज जो है लेमांड ने किया था। टेलीग्राफ कोड की खोज सैमुअल मोर्स ने किया था। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया था। अगला सवाल है टेलीविजन की खोज जो है जेएल बेयर ने किया था। ट्रांजिस्टर की खोज जॉन बर्डिन, वॉल्टर बेटन और विलियम साकले ने किया था। टाइपराइटर की खोज पैलाग्रीन टेरी ने किया था। थर्मोस्कोप की खोज गैलीलियो गैलीलाई ने किया था। ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फ्राडे ने किया था। थर्मामीटर की खोज डैनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने किया था। पनडुब्बी की खोज डेविड बुसनेल ने किया था। विद्युत पंखे की खोज व्हीलर ने किया था। हेवरक्राफ्ट की खोज सर क्रिप्टो कंक्रेल ने किया था। मशीन गन की खोज सर जेम्स पक्कल ने किया था। मानचित्र की खोज सुमेरियन ने किया था। माइक्रो प्रोसेसर की खोज हॉफ ने किया था। माइक्रोफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया था। मोटरसाइकिल की खोज डेमलर ने किया था। माइक्रोस्कोप की खोज जॉनसन ने किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। प्रकाश का वेग की खोज ड्रॉमर ने किया था। पाश्चुरीकरण की खोज लुई पास्चर ने किया था। प्रिंटिंग टेलीग्राफ की खोज एंड्रयू ह्यूज ने किया था। रेडियो टेलीग्राफ की खोज मार्कोनी किया था। रेजर की खोज जैकेबसिक ने किया था। रेजर जो है सेफ्टी वाला किंग जिलेट ने किया था। रेफ्रिजरेटर हैरिसन और टिनिंग ने किया था। लिफ्ट की खोज इलिसा एवटिस। माइक्रोमीटर की विलियम कोजिन ने किया था। साइक्लोट्रॉन की खोज लॉरेंस ने किया था। जेट इंजन की खोज फ्रैंक व्हिटले ने किया था। ठीक है, अब हम लोग आविष्कार से कुछ संबंधित एक्स्ट्रा नॉलेज जानते हैं। एफएम रेडियो की खोज एडविन हार्वर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल, जहां जितना पूछा गया वो सवाल देखते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किस टीम ने किया था? जूलियस ओपेनहाइमर ने किया था। विद्युत चुंबक का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? विलियम अस्टर्जन ने किया था। फोनोग्राफ का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? थॉमस एडिसन ने फोनोग्राफ की खोज की थी। किसके द्वारा एक्सरे की खोज 1901 में भौतिकी नोबेल पुरस्कार मिला था?
याद रखना विलियम रॉन्टजन ने किया था। ठीक है, विलियम रॉन्टजन को 1901 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और याद रखना है विलियम रॉन्टजन। अगला सवाल, 1912 में पहला परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? हेनरी मोजले ने किया था। लिंक कैपेसिटर की वर्णन करने वाला बैटरी शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले किया। वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था, कुछ वैज्ञानिक ने तो स्टेफनी लुइस क्वेलक। अगला सवाल आते हैं, थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट आविष्कार किससे जुड़े थे? यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, एंटोनिया मेसी किस आविष्कार से संबंधित है? यानी टेलीफोन से संबंधित है। प्रत्यवर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? निकोला टेस्ला ने प्रत्यवर्ती धारा की खोज किया था। अगला सवाल, पहले पेट्रोल से चलने वाले कार इंजन को किसने बनाया था? कार्ल बेंज ने बनाया था। अगला सवाल आता है, बैड एड का आविष्कार किसने किया था? एर्ल डिटेक्सन ने किया था। अगला सवाल, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने किया था। अगला सवाल आता है, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था बाइफोकल लेंस ये आविष्कार। पिस्तौल रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने किया था। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था को किस रूप में गणना किया था? वह वैज्ञानिक का नाम सत्येंद्र बोस था। एनपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो यार ना वाटरमैन। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किया, इसका प्रयोग किया गया था, यार ना विलिस कैरियर ने किया था। अगला सवाल आते हैं, सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पैटेंट किस प्रदान करती है? तो यार ना इलियास हार्वे के आधार पर। थर्मास्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? याद रखना गैलीलियो गैलीली के द्वारा। तकनीकी आविष्कारों में सबसे पहले क्या हुआ था? तो यार ना दूरबीन। 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार हो जाता है जब विद्युत डायनामिक किसमें खोज होती है? तो माइकल फेराडे ने जो विद्युत डायनामिक की खोज किया था वही 1831 में विद्युत प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपयोग में लाया गया था। नेक्स्ट आता है कि पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता है? तो यार ना उसे राडारेंज कहा जाता है। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले किसने किया था? तो यार ना यूरोप में हुआ था। भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखा था? यार ना हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रखा था। टेरा ब्लू एक्स टीजे नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किया जो मिर्गी के दौरे में संकेत देता है, यह खोज राजलक्ष्मी बोरठाकुर ने किया था। 1656 में निम्नलिखित ने कोर से लोलक पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था? यार ना क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो यार ना जीन डॉल्गोफ ने किया था। प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? तो यार ना निकोलस कालन ने किया। गैस टरबाइन की खोज जॉन बार्बर ने किया। बारकोड स्कैनर का इस्तेमाल जो है कब हुआ था? 1974 में हुआ था। बहुरूप दर्शक का आविष्कार किया गया था, यार ना डेविड बियस्टर के द्वारा। मैजिक मार्कर का आविष्कार किसने किया था? सिडनी रॉन्जन ने किया था। घूमते दरवाजे का आविष्कार किसने किया था? थियोफिलस वॉन कैनल ने किया था। अगला सवाल, छत के पंखे का आविष्कार किसने किया था? फिलिप डायहल ने किया था। छत के पंखे की फिलिप्स का पंखा था तो उसे याद रख सकते हैं। बिजली की कुर्सी का खोज किसने किया था? तो यार ने बिजली की कुर्सी का खोज अल्फ्रेड पी साउथविक ने किया था। डाक मीटर का आविष्कार किसने किया था? तो यार आर्थर पिटनी। एसएससी में पूछा गया सवाल। सिस्मोमीटर का आविष्कार किसने किया? लुइगी पल्मिरी ने किया था। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन। लॉन मोवर का आविष्कार किसने किया था? एडविन बियर्ड बल्डिंग ने किया था। अगला सवाल, इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार किसने किया था? फ्योदोर पिरोस्की ने किया था। पोस्ट इन नोट का आविष्कार किसने किया था? आर्थर फ्राई ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो यार एवांगेलिस्ता टेरेसोले। 1643 में बैरोमीटर के आविष्कार का सर्वत्र सर्वश्रेय किसे जाता? इवांगेलिस्ता टेरेसोले। असेंबली लाइन का आविष्कार किसने किया था? याद रखना रैंसम एली ओल्ड्स ने किया था। 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? चक हल ने किया था। अगला सवाल, डिश वॉशर का आविष्कार किसने किया था? याद रखना जोसेफिन कॉचरेन ने किया था। एरोसोल केन का आविष्कार किसने किया था? याद रखना एरिक लॉथिक्स ने किया था। नियोन लैंप का खोज किसने किया था? याद रखना जॉर्ज
क्लाउड ने किया था। यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया था? सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया था। इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था? विंट सर्फ ने किया था इंटरनेट प्रोटोकॉल। परमाणु रिएक्टर की खोज किसने किया था? एनरिको फर्मी ने किया था। पानी का टरबाइन का आविष्कार किसने किया था? बेनोइट फोनिरॉन ने किया था। एयर बैग का आविष्कार किसने किया था? यार एसन जॉर्डनॉफ ने। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? इगार सिक्रोस्की ने किया था। टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किसने किया था? तो यार तिवादर पुस्कास ने किया था। लेजर का आविष्कार गोल्ड ने किया था। जेबी डनलप के आविष्कार ने क्या आविष्कार किया था? यार न्यूमैटिक रबर टायर का इस्तेमाल किया था जेबी डनलप ने। एलईडी का आविष्कार किसने किया था? तो यार निक होलोनिक ने एलईडी का आविष्कार किया। वर्ष 1749 में तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। अगला सवाल है कि छायांकन का आविष्कार किसने किया था? यार विलियम फ्रेज ग्रीन ने छायांकन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल है कि आइजैक न्यूटन ने क्या आविष्कार किया था? तो यार रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की खोज किया था आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट आता है कि प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया था? यार कैन कुटारागी ने किया था प्ले स्टेशन का आविष्कार। अगला आता है भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? यार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था भाप के इंजन की खोज। विद्युतदर्शी का आविष्कार किसने किया था? यार जीन एंटोनी नॉलेट ने किया था विद्युतदर्शी का आविष्कार। ट्रेटिस एक प्रकार की वीडियो गेम का आविष्कार किसने किया था? एलेक्सी पोजितनोव ने किया था। सिलाई की मशीन का आविष्कार किसने किया था? आइजैक सिंगर ने किया था। इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किसने किया था? लॉयड ग्राफ कॉपमैन ने किया था। वायु दाब लेखी का आविष्कार किसने किया था? यार लूसियन विधि ने किया था। पियानो का आविष्कार किसने किया था? यार बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जे बेयर्ड। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल, इसी के नाम से नोबेल पुरस्कार मिलता है। क्रिसमस कार्ड का आविष्कार किसने किया था? यार सन हेनरी कोल ने किया था। वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार जो है जेम्स डेवर ने किया था। उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? बर्जिलियस ने। वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंग का आविष्कार किया था जेसी बोस ने। द्विफॉक्सी लेंस का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। वीडियो गेम कंसोल का आविष्कार किसने किया था? रॉल्फ एच बेयर ने किया था। 1933 में किसने साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया था? साइक्लोट्रॉन एक प्रकार के कण त्वरण है जिसमें अवशोषित कण सर्पिल मार्ग से केंद्र से बाहर की ओर त्वरित होती है। वह खोज अर्नेस्ट ओ लॉरेंस ने किया था। अब हम लोग लास्ट टॉपिक आते हैं विविध से संबंधित, ठीक है, मिसलेनियस से, जितना भी रेलवे के द्वारा पूछा गया। विविध दो धनात्मक आवेशों के बीच के बल क्या होगा जो बाद में मुक्त हो जाते हैं तब जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है? तो यार उसका बल जो है घट जाएगा। यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटोन के समान तरंगधैर्घ्य हो तो उसका क्या समान होगा? तो यार रैखिक संवेग समान होगा। अगला सवाल, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित किया गया था? यार विक्रम साराभाई के द्वारा। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। अगला सवाल है कि ऊर्जा कन्वर्टर क्या नहीं है? तो यार सादा ग्लास नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्रायड ने एक पुस्तक लिखी जिसे शीर्षित किया गया था यार युद्ध क्यों। पुस्तक का नाम युद्ध क्यों। नेक्स्ट आते हैं कि लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया गया तो यार माइक्रोवेव ओवन में नहीं किया गया। लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या नहीं कहलाती? यार होलोग्राफी नहीं कहलाती। औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? तो यार प्रति सेकंड 100 बार। MRI का संक्षिप्त रूप क्या है? तो यार मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। उपकरण ध्वनि तरंगों के विद्युत संकेतों में क्या परिवर्तित होती है? याद रखना माइक्रोफोन। अगला सवाल, एक कार की गति किस पर निर्भर करती है? यार स्पीडोमीटर। अगला,
पृथ्वी की सतह से नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट, दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यार होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग कहाँ नहीं होती? विद्युत उत्पादन में नहीं होती। एनटीपीसी 2016 पूछा गया सवाल। हवा में नमी का अवशोषण किस प्रक्रिया से होती है? तो याद रखना है डेलक वेसल्स के आधार पर होती है। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? याद रखना है स्टार यानी सितारों पर। लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में रहा था, क्यों? तो याद रखना गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। एनटीपीसी 2016 पूछेगी। अगला कि गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहा जाता है? तो याद रखना उसे थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है, यानी ऊष्मा प्रवैगिकी कहा जाता है। अगला सवाल है, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल के रूप में सिग्नल में बदल देता है, उसे ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। किसी गर्म भट्ठी से उत्सर्जित विकिरण क्या होती है? तो याद रखना अवरक्त होती है। अगला सवाल, समुद्र में ऊर्जा पाई जाती है, याद रखना ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब वह निरंतर परिवर्तन होते रहता है, उसे चाल कहा जाता है। एक कप गर्म कॉफी के संबंध में क्या सही है? एक कप गर्म कॉफी में इसके माइक्रोवेव ओवन के द्वारा दिए गए कार्य के माध्यम से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा की एक मापनीय मात्रा होती है, बदले में विद्युत ग्रिड में विद्युत ऊर्जा ले लेती है। अगला सवाल, ओमिक उपकरण का धारा वोल्टेज ग्राफ किसके रूप में आते हैं? यार रैखिक ग्राफ के रूप में। ओटीईसी पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच समानांतर होनी चाहिए, कितना? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस। बादलों के गर्जन के दौरान कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है? याद रखना गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा। मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट कब करने में किसमें सहायक है? यार आवेग। सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम क्षमता प्राप्त होती है पाराबोलाइड डिश संग्राहक के रूप में। अल्ट्रासोनोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है, इसका उपयोग मां के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख करने के लिए अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह नियम किसका उदाहरण है? यार ऊर्जा संरक्षण के नियम का एक अच्छा उदाहरण यही है। कुछ राशियों की भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा की निर्दिष्ट की जाती है, इस प्रकार भौतिक राशि क्या कहलाता है? यार यह जो है सदिश राशि कहलाता है। अगला सवाल, बहुत निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन करके किसी पदार्थ की अवस्था रूप में दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? यार तापमान को बदल दिया जा सकता है। एक उष्माग्राही अभिक्रिया किसे कहते हैं? याद रखना पसीना निकलना एक उष्माग्राही अभिक्रिया है। अगला सवाल, क्रायोजेनिक्स भौतिकी का एक शाखा कौन सा है जो याद रखना है जो अत्यंत नीचे तापमान पर हो, उसे क्रायोजेनिक भौतिकी की एक शाखा के रूप में जोड़ा जा सकता है। अगला सवाल, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने प्रश्न उठाया, यदि समय यात्रा संभव है तो भविष्य के पर्यटक कहाँ है? यार स्टीफन हॉकिंस। मक्खन कोलाइड बनाता है किस आधार पर? जब वसा का गुलिकाएं पानी में छितरा जाते हैं। अगला सवाल, सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न के एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यार उसे सौर सेल पैनल कहा जाता है। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में किस यौगिक का इस्तेमाल करते हैं? यार बोरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। सेक्स टेंट उपकरण का इस्तेमाल जो है किस लिए किया जाता है? ये कहाँ किया जाता है? तो यार नो चालकों में किया जाता है, नो चालक। आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, तो यार है
मेमोरी इंटरलीविंग तकनीक बढ़ाने के लिए आईटी में बैंडविड्थ का इस्तेमाल करते हैं। दो सदिश बराबर होते हैं यदि उनके आकार और दिशा दोनों एक हो जाए। तेज से चल रही ट्रेन में एक बंद कंटेनर में वायुमंडलीय दाब और कक्ष तापमान पर कुछ गैस भरी होती है। गैस का तापमान कितना होगा? तो यार ना, गैस का तापमान अपरिवर्तित रहेगा। ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए ऊर्जा पर निर्भर करती है। तैयार ना है, ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए पवन ऊर्जा पर निर्भर करती है। चूड़ी के कहां तक पहुंचने पर इसका निरसन हो जाता है? तैयार ना, निरसन बिंदु तक। एक प्राकृतिक विद्युतीय गतिविधि है जिसकी विशेषता आकाश में लाल हरा प्रकाश किरणों की उपस्थिति है और जो विशेष तौर पर उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के निकट घटित होती है, तो उसे अरोरा कहा जाता है। व्यक्ति को सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यार उसका नाम विलियम लॉरेंस ब्रेग है। तकनीक किसी मिश्रण के पृथक्करण की वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें मिश्रण को एक माध्यम की सहायता से घोल में मिलाया जाता है और उसके अवयव को भिन्न भिन्न गतियों में घुमाते हैं, उसे क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। लास्ट पेज यही है। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन के उपकरण में कौन सा नहीं है? तो यार ना, पावर सेंटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः शीतलक का श्रेय किया जाता है यार ना, फ्रियोन के रूप में। कम तापमात्रा पर शीशा बर्ताव करती है यार ना, श्रेष्ठ चालक के रूप में। फॉसिल की विशेषता क्या नहीं है? तो यार ना, यह एक अपरिवर्तनीय है, यह जो है विशिष्टता नहीं है। पानी में से ठोस पदार्थ को दूर करने में सबसे किफायती कौन सा? तो यार ना, अवसादन। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? यार ना, फॉसिल्स की उम्र का अनुपात लगाने के लिए, अनुमान लगाने के लिए फॉसिल्स। ठीक है। पसीना आना या स्वेदन प्रकृति की विधि क्या है? तो यार ना, शरीर के आंतरिक तापमान को कम करने की विधि है। भौतिक मात्राओं में एक सदिश राशि कौन सा है? तो यार ना, यंग का मापक। अगला, वे भौतिक राशि जिसमें केवल क्या होते हैं और क्या नहीं होते जिसे अदिश राशि कहा जाता है। याद रखना, जिसमें परिणाम हो लेकिन सदिश राशि ना हो, परिणाम हो लेकिन सदिश ना, परिणाम हो लेकिन दिशा ना हो, तो उसे अदिश राशि कहा जाता है। और सदिश राशि में परिणाम दिशा दोनों होता है। अगला सवाल है कि पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम हो जाता है कब? यार ना, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। अगला सवाल, एक वेक्टर की मात्रा क्या नहीं है? तो यार ना, विद्युत प्रवाह। ठीक है। आज के इस महामैराथन 600 सवाल का अंतिम सवाल, किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म क्या है? तो यार ना, निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक तापमान और वाष्पीकरण, उच्च गुप्त ऊष्मा। ठीक है। तो हम लोग टोटल पढ़ लिए लगभग 600 सवाल। यहाँ से बहुत सारे कंटेंट उम्मीद कर रहा हूँ मिला होगा, और ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ और बेसिक नॉलेज एनसीईआरटी बेस्ड सवाल जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछा जाता है, वो सारे सवाल अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल हमेशा मैं कराता हूँ। और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके, लिंक हम भेज दिए हैं कहाँ, तो याद रखना है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। और वहाँ पे आप टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।